Assalamu alaikum, dear students. Let's start the orientation lecture of applied mathematics and statistics formally. ये जो पूरा कंप्लीट सेशन है, इसमें हम आपको कोर्स आउटलाइन सामने रख के और पास पेपर सारे निकाल के जो CSS में स्टैटिस्टिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स के आए हुए हैं सारे पेपर्स में क्वेश्चन, वो आपको रिलेट करके बताएंगे कि किस तरह से किधर से कौन कौन सा कैसे क्वेश्चन आया हुआ है। देन वी विल ट्राई टू एस्टेब्लिश दैट कि इट इज वेरी इजी टू क्रैक दिस सब्जेक्ट, बोथ ऑफ द सब्जेक्ट्स, कि किस तरह से हम क्या तैयारी करें, कितनी करें तो हम इनको इजीली मैनेज कर सकते हैं। ये हमारे ओवरऑल ओरिएंटेशन सेशन का एजेंडा होगा। इसमें और ऑब्जेक्टिव ये होगा कि आपको बड़ा ही डीपली बताया जाए, हर बच्चे को अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस पता होंगी, हम बताएंगे कि कितनी वीकनेस किसी की है और किस तरीके से हम उनको कवर कर सकते हैं, कितना टाइम लेता है ये सब्जेक्ट, किस तरह से मैनेजेबल है, मार्केट में क्यों इस चीज का फोबिया बना हुआ है, एक्चुअली इसका मेथड क्या है। शुरू करने से पहले एक और बात आपको बताता चलूं कि CSS में चाहे मैथ हो, स्टैट हो, इंग्लिश हो, ये एक मंतक है, एक तरीका है। जिसको वो समझ आ गया है उसके लिए कुछ नहीं है। मैट्रिक के तरीके से FSC में नंबर नहीं लिए जा सकते। मैट्रिक में 1000 नंबर लेने वाला भी बाज दफा ग्रेजुएशन में, इंजीनियरिंग में, किसी और डिग्री में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो टैलेंटेड नहीं है, इसका सिर्फ एक मतलब है उसने उस सिस्टम को अंडरस्टैंड नहीं किया। इसीलिए मैथ स्टैट के रिलेटेड भी या CSS के रिलेटेड भी जो चीजें जो लगता है कि शायद मुश्किल है या लोग इस तरह से डिस्करेज करते हैं या ये करते हैं, वो उनको इस सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये आज हम आपको इस सेशन के एंड पे, ये मेरा वादा है, आपको इन सारी चीजों की समझ आ जाएगी। तो इससे पहले मैं आपको बताता चलूं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराता चलूं कि मेरा नाम आतिफ नवीद है। आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते, मेरी CSS 2020 में पाकिस्तान पोस्टल ग्रुप में एलोकेशन हुई। करंटली मैं UT लाहौर में लेक्चरर हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को पढ़ा रहा हूँ और पिछले 3 सालों से स्टैटिस्टिक्स ही पढ़ा रहा हूँ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को, प्रोबेबिलिटी और ये सारी चीज़ें। मीनवाइल हमारे साथ और मेरे मैथ और स्टैट में 138 मार्क्स थे 2020 के एग्जाम में। सॉरी। मेरे साथ दूसरे टीचर हैं सर वसीम अब्बास। ये जो है इन्होंने अभी PMS पास किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके साथ इनके CSS 2020 में इनके माशाल्लाह स्कोर तो बहुत आई था, लेकिन पता नहीं चलता, ऐसे में कुछ ऊपर नीचे हो गया था। तो इनके मैथ स्टैट में 156 मार्क्स थे। तो इनके साथ तीसरे सुहेल भाई हैं, सर सुहेल, उनसे भी आप में से बहुत सारे लोगों की डिस्कशन भी हुई है इंडिविजुअल। उनके उन्होंने भी PMS पास किया हुआ है और अभी भी हुआ है। तो उनके मैथ स्टैट में CSS 2020 में 157 मार्क्स थे और उनके टोटल मार्क्स 732 थे। अगर वो ऐसे में वो जो 2-4 नंबरों से आगे पीछे हो गए, पास हो जाते, तो उनकी 3rd पोजीशन होती रिटर्न में। तो ये हमारा जो है वो पैनल है जो आपको सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अब इस सारे कोर्स को हमने अप्लाइड मैथ और स्टैट को पूरे को कंबाइन करके एक शेड्यूल, एक प्लान बनाया हुआ है। और हमारा जो इसमें एजेंडा होगा, नॉर्मली ये है कि 8 सवाल आते हैं मैथ के केस में, उनमें से 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। हमने जब तैयारी की थी, अगर हमारे 157 है, 156 मार्क्स है, हमने 8 में से सिर्फ 5 ही सवालों की तैयारी की हुई थी। मतलब बाकी 3 जो सवाल जिस सिलेबस से आते हैं उनको चॉइस पे छोड़ दिया था। लेकिन हमने रियलाइज किया कि हमें ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमारे पास उसके बाद चांस नहीं था। तो अब हमने पिछले बैच में भी बच्चों को पढ़ाया, हम 6 सवालों की तैयारी करवाते हैं। मतलब 8 में से इस सेशन के बाद अप्लाइड मैथ में यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट 6 क्वेश्चन आउट ऑफ 8 क्वेश्चन इन द फाइनल पेपर, लेकिन आपको अटेम्प्ट 5 करने होते हैं। सिमिलरली स्टैटिस्टिक्स के पेपर में आपके टोटल आते हैं 4 सवाल, क्योंकि उसमें 20 मार्क्स के MCQs होते हैं और हम आपको 4 सवाल, 4 सवालों की बजाय हम आपको तैयारी तकरीबन
डिपेंड करता है पेपर पे, 6 सवालों की भी हो सकती है, 5 की भी हो सकती है, डिपेंड करता है। बाद दफा ऐसा भी हो सकता है पेपर में बैठे आपको 4 की बजाय 6 सवाल आते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि वर्स्ट केस में भी 4 में से 5 जरूर आते होंगे आपको। ये हमारा ओवरऑल एक जनरल जो है ना प्लान है। तो अभी हमने पूरा उसको डिवाइड किया हुआ है। अभी स्टार्ट मैं करूंगा, हम स्टैटिस्टिक्स से शुरू करेंगे। कोर्स आउटलाइन को निकाल के आपको एक ओवरऑल ग्लिम्स 2 मिनट में दे देता हूँ, फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से इनको कैसे डील करना है। फिर मेरे बाद जो है वो इसके बाद दूसरे सर वसीम आएंगे, फिर उनके बाद वो कुछ एक्सप्लेन करेंगे चीजें आपको, फिर उसके बाद सर सुहेल आएंगे, और ये पूरी एक्टिविटी जो है वी विल ट्राई टू कवर इन 1 आवर। और उसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। तो उसमें हम आपको हमने ट्राई तो किया कि ऑलरेडी आपसे इंडिविजुअल डिस्कशन करके काफ़ी चीज़ें आपके जो कंसर्न्स हैं रिलेटेड टू मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स उसको सॉल्व किया जाए, लेकिन फिर भी कोई भी सेशन के रिलेटेड हाउ इट विल बी प्रोसीड, किस तरह से काम होगा, कैसे होगा, वो भी हम एंड पे आपके क्वेश्चंस लेंगे। अच्छा, तो अभी सबसे पहले मैं आपको जो एफपीएससी की जो कोर्स आउटलाइन है, मैं सिर्फ आपको जस्ट 1 मिनट में ग्लिम्स देना चाहता हूं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसमें जो हमारा सिलेबस है वो बेसिकली किस किस पोर्शन के रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें सबसे पहले तो हमारे पास ये जो ऑप्शनल में सब्जेक्ट आता है अप्लाइड मैथ, स्टैटिस्टिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स, बेसिकली इनका कॉम्बिनेशन बड़ा ही जो है रीजनेबल है। प्योर मैथ भी है, लेकिन प्योर मैथ का ओवरऑल जो हमने एक्सपीरियंस किया है या जो हमें अंडरस्टैंडिंग है उसके हवाले से वो इन कंपैरिजन में जब मैथ अप्लाइड के आता है तो वो उसकी वो रेटिंग कम हो जाती है। अच्छा, अब देखें, ये अप्लाइड मैथ है। अब इसका जस्ट आप इसको देख लें, इसका फर्स्ट सेक्शन है वेक्टर कैलकुलस का। इसमें बेसिकली सिंपल सिंपल चीजें हैं। बेसिक ये बीए लेवल का सिलेबस है सारा, मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई, ये बीएससी लेवल का सारा सिलेबस है। वेक्टर कैलकुलस है 10% ऑफ होल सिलेबस, स्टैटिक सर स्क्रीन 10% शेयर ऑफ, नहीं हुई सर, आते स्क्रीन शेयर नहीं हुई, जरा अगर आप कर दें सिलेबस को तो। सॉरी, ये अभी कर रहा हूं। ये आपके साथ स्क्रीन शेयर अब होगी। ओके, ये अप्लाइड मैथमेटिक्स। अब अगर इसको आप गौर से देखें तो पहला पोर्शन वेक्टर कैलकुलस का है। अब इसमें ये 4-5 टॉपिक्स हैं, तो इसको अगर आप देखें तो ये 10% ऑफ होल पेपर है। इसमें से एक सवाल जो है ना आ जाता है, तो ये आपको सर सोहेल करवाएंगे। फिर स्टैटिक्स है, ये 10% इसका भी है। फिर डायनामिक्स है, ये तो एक क्यू कैटेगरी के 7-8 चैप्टर है, उसी के बुक के ही क्वेश्चन आते हैं, आगे पीछे से कुछ भी नहीं आता। फिर ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये हायर ऑर्डर है। तो ये हमने नवाजिश साहब की जो बुक है उसके 2 चैप्टर है 2 और 4, उसी में बहुत सिंपल है, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस हैं, उसके बाद हायर ऑर्डर है, बहुत सिंपल है। तो ये है, इसमें से 40 नंबर का पोर्शन आता है जो आपको वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी आता होगा, लेकिन उसमें कुछ चीजें हैं हम वो डिस्कस करेंगे। फिर फोरियर सीरीज एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इनमें से भी एक क्वेश्चन आता है, और ये न्यूमेरिकल मेथड है। इसमें आपका 2 सवाल आते हैं, मतलब दो न्यूमेरिकल मेथड में क्या है कि नॉन लीनियर इक्वेशन को न्यूमेरिकल मेथड से कैसे सॉल्व करना है, उसके बाद आपके सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे न्यूमेरिकल मेथड से सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और इंटरपोलेशन वो क्या है, और डिफरेंशियल इक्वेशन को न्यूमेरिकली सॉल्व कैसे करें। इन सब में से एक एक सवाल 10-10 नंबर का आता है, मतलब 2 सवाल इसमें से हो जाते हैं, एक सवाल इसमें से हो जाता है, 2 सवाल इसमें से हो जाते हैं 5, और एक सवाल इसमें से 6, और एक सवाल इसमें से 7, और एक सवाल इसमें से 8। तो हम इसमें आपको ये वेक्टर कैलकुलस करवाएंगे, डायनामिक्स करवाएंगे, ये छोड़ देंगे क्योंकि इसका सिलेबस रिलेटिवली ज्यादा है। 7 चैप्टर इसके लिए करने में, ये हम नहीं टच करेंगे। एक सवाल, 2 सवाल, और फिर 2 सवाल इसके 4 हो गए, फिर इसको भी हम छोड़ देंगे, 2 सवाल इसके 8 सवाल, 6 सवाल 8 में से, मतलब न्यूमेरिकल मेथड आप करेंगे, आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस कंप्लीट करेंगे, आप डायनामिक्स करेंगे और वेक्टर कैलकुलस करेंगे। ये हमारा टोटल सिलेबस है। अभी इसको हम बाद में जब इंडिविजुअली सेक्शन वाइज देखते हैं तो इसमें सारी चीज़ें क्लैरिटी से आपको क्लियर हो जाएंगी। अभी मैं जाता हूँ स्टैटिस्टिक्स की आउटलाइन पे, जस्ट आपको एक ग्लिम्स देने के लिए, अदरवाइज आगे हमने सारी इसको डिस्कस करना है अभी।
ये है पी के बाद ये सर सर ये फोरियर सीरीज के लिए कौन सी बुक चाहिए? मेरी जान आप वेट कर ले 2 मिनट। बिल्कुल फोरियर सीरीज का भी ये भी नवाजिश है। आपको कहे ना आपके हर सवाल का जवाब देंगे, एक रिदम होता है ना, आप बेफिक्र हो जाए, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन अब देखें, आपको जो भी ऑलरेडी इस फील्ड के हैं उनको सबको पता है इसकी दो टाइप्स हैं, एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है और एक इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होती है। डिस्क्रिप्टिव में आपके बेसिकली टूल्स हैं वो सारे डाटा को रिप्रेजेंट करने, ग्राफ से करें, डायग्राम से करें, किसी भी फॉर्म में आप उसको फिर मीन से माइक ऑफ कर पाएंगे। अच्छा, आप डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, मीन से करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी से करते हैं, डाटा को रिप्रेजेंट करना ये डिस्क्रिप्टिव स्टडी। इसमें से एक सवाल 20 नंबर का आ जाता है। फिर बेसिक प्रोबेबिलिटी है, इसमें आपको सबको पता है बेसिक प्रोबेबिलिटी के रूल्स हैं, सिंपल लॉज हैं, 8 10 10 11 12 हैं, बेस रूल्स है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज है, मल्टीप्लिकेशन लॉज, ये वो सारी चीजें। फिर रैंडम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आ जाता है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस वगैरह चीजें आ जाती हैं। फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 4 शामिल है, 3-4। इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइजन है, बाइनोमियल है, हाइपरज्योमेट्रिक है, ये 4। इस सेक्शन में से आपका 20 नंबर का पेपर आता है। फिर आगे हमारा रिग्रेशन एनालिसिस, कोरिलेशन एनालिसिस है, इसमें से भी एक सवाल आता है, नॉन पैरामीट्रिक, इसमें भी कभी आ जाता है, कभी इन दोनों में से मिक्स करके वो दे देता है सवाल। तो पहले पार्ट में से टोटल 3 सवाल भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। अगर 3 आएंगे तो इन दोनों को मिला के वो एक दे सकता है, इसमें से एक आ जाएगा, ऊपर से एक आ जाएगा, कभी कभार किसी दूसरे सेक्शन के साथ मिक्स भी कर देता है, लेकिन नॉर्मली 4 भी आ जाते हैं। 4 में फिर सब में से एक एक आ जाता है, प्रोबेबिलिटी में से एक, कोरिलेशन से एक, पैरामीट्रिक से एक, और पहले जो बेसिक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है उसमें से एक आ जाता है। दूसरा जो पार्ट इसका आपका इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स आ जाता है, उसमें आपका सैम्पलिंग और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस है। जिन लोगों का ऑलरेडी बैकग्राउंड है उनको इस चीज का आइडिया है, ये बेसिक चीजें हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, सैम्पलिंग कैसे करते हैं, सर्वे वगैरह करने के लिए टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग क्या है, और पेपर में देखेंगे एज इट इज ऐसे ही सवाल डेफिनेशन छोटी छोटी पूछी हुई है। फिर स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस है, इसमें पॉइंट एस्टिमेशन है, इंटरवल है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह, ये सारी चीजें, इसमें से भी सवाल आता है। फिर डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट है, इसमें भी सवाल आ जाता है। फिर पॉपुलेशन एनालिसिस एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स, इसमें से एक सवाल आता है। इन 4 में से भी 2 करने होते हैं। अब ये जो आपको डिटेल में आगे सारी चीजें बताई जाएंगी, लेकिन ये है कि ये ओवरऑल आप सिलेबस है। अब हम पेपर के साथ इसको डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से पेपर में ये सवाल आए हुए हैं, ताकि आपको रेलेवेंट बना के आपको बताया जा सके कि ये किस तरीके से चलेगा। अब ये हमारा वो पंफलेट है, हमने किस तरीके से अलाइन किया हुआ था, हर एक जिसने वो टॉपिक करवाने हैं वो सारी डिटेल आगे टीचर्स की लिखी हुई है, किस जगह से कौन सा रेलेवेंट चैप्टर है, किस में से हमने करना है। जो आपको चैप्टर जो बुक बताएंगे उससे बाहर अगर कोई चीज आई देन वी आर रिस्पॉन्सिबल, उसी में से आप पास पेपर को लेके टैली कर सकते हैं। और अभी हम आपके साथ वही डिस्कस करने वाले हैं, इसी में से सब कुछ आएगी। देखिए, पूरा जो बेसिक एजेंडा आपको बताने का वो सिर्फ एक है, आपको रियलाइज करवाना कि हाउ इजी इट इज टू क्रैक, अगर आपका बैकग्राउंड भी हो। अब देखें ना, ये आउटलाइन थी जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से अगर हम स्टार्ट करें पास्ट पेपर को, तो इसमें क्या था, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ डिस्क्रिप्टिव, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, tables, graph, charts, stem and leaf diagram, box and whisker plot, measure of central tendency, measure of dispersion, variability, skewness, kurtosis, ये पूरा का पूरा डाटा को डिस्क्राइब करने का तरीका है। पहले ग्राफ की सूरत में करें, डायग्राम की सूरत में करें, बाद में न्यूमेरिकल वैल्यू से, अब मीन भी तो डाटा को डिस्क्राइब कर रही है, सेंट्रल टेंडेंसी से वो डाटा डिस्क्राइब हो रहा है, फिर डिस्पर्जन से डाटा डिस्क्राइब हो रहा है, स्क्यूनेस, शेप पे, कर्टोसिस पे आ जाए। अब इसमें से देखें एक सवाल जो आता है कैसे आया हुआ है, ये देखें, डिस्क्राइब द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है उसको डिस्क्राइब करें। व्हाट इज द पर्पस सर्व्ड बाय इट, इसका क्या पर्पस है। व्हाट आर इट्स डिजायरेबल क्वालिटीज, कि सेंट्रल टेंडेंसी कैसी होनी चाहिए। ये जी सवाल है 8 नंबर का। मजे की बात है, स्टैटिस्टिक्स में 50-60% थ्योरी है और बाकी
50% थ्योरी 50% पेपर, तो ऊपर नीचे भी थोड़ा बहुत हो सकता है। एमसीक्यूज जो हम करेंगे इसी में से सारे आएंगे। आगे देखें, अ मैन गेट्स rise of 10% in salary at the end of his first year of service and further rise of this। ये जो सवाल है ये ज्योमेट्रिक मीन में आया हुआ। मीन की आप सेंट्रल टेंडेंसी के चैप्टर 3 में आप देखेंगे, सिंपल मीन देखेंगे, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये जब आप पढ़ेंगे उनकी ये एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है, ये कहीं और से नहीं हुआ। चौधरी शेर अली की बुक जो 2 पार्ट 1 और पार्ट 2 है, उन्हीं बुक में से सारे सवाल आए हुए हैं, ये उसी के एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है। आफ्टर ओरिएंटेशन यू कैन चेक दिस क्वेश्चन, दोनों को दे सकते हैं, सारे बुक के सवाल है, कोई एक भी बाहर आए तो हमें बताइएगा। फिर ये आपका तीसरा है, ये आपको उन्होंने दे दिया है बेसिकली 2 आपके पास उन्होंने वेरिएबल्स आपको दिए हैं, फॉलोइंग 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे दी हैं वेट्स की, हैमिंग 150, एक की 125 और एक की 200 जो है ऑब्जर्वेशंस है। तो उसका दो तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, टेबल का डाटा दिया है, उसमें से हमने सिंपल देखना है कि कौन सी कंसिस्टेंट है, नॉन कंसिस्टेंट है, नेगेटिवली स्क्यूड है, म्यूजोक्यूरेटिक है, मतलब उनकी क्यूल्टोसिस और उसकी क्यूल्टोसिस देख रहे हैं और उसकी दूसरी स्क्यूनेस देख रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 4 में से एज इट इज पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे आप क्वेश्चन CSS 20 में देख लें तो ये सिंपल ये डाटा आया था। अब इसमें देखें क्या है, 20 नंबर का ये डाटा, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें, बताएं इसमें क्या है। और उसके बाद ये थी इसकी जो आपके पास एक वो रेंज होती है कि मीन और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर रेंज कितनी आती है, ये भी जब हम चौथा चैप्टर पढ़ेंगे इसमें कर लेंगे। ये मेरा हाल है 15 मिनट का भी सवाल नहीं है, 20 नंबर है पूरे इसके। अच्छा, दोनों पार्ट्स के 10-10 नंबर है। आगे आ जाए 19 में आ जाए। 19 में देखें जी, व्हाट इज मेंट बाय फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्राइब ब्रीफली द मेन स्टेप्स इन प्रिपरेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल। देखिए टेबल कैसे बनाते हैं, ये जब चैप्टर 3 देखेंगे ये चीज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, सारा कुछ हमने डिस्कस करना है। एक्सरसाइज का सवाल है, कोई थ्योरी के भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में गिवन है, उसी के आंसर है, मतलब थ्योरी के सवाल भी उन्होंने खुद से नहीं बनाए हुए, एक्सरसाइज से उठाए हुए। A man travel from A to B, average speed इतनी है, return from B to A along with route and average speed इतनी है, find the average speed of entire journey। ये हार्मोनिक मीन हम यूज करेंगे, एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है, कहीं से और नहीं निकाला हुआ। क्यों यूज करनी है हार्मोनिक मीन, ऑब्वियसली वो तो हम डिस्कस करेंगे ना जब पढ़ाएंगे। फिर मीन डेविएशन क्या होती है, ये आपकी जो डिस्पर्जन है उसकी बात होगी है। फिर आपके पास उसके साथ कोएफिशिएंट उसका क्या है, एडवांटेज क्या है, यूजेज क्या है, ये सिंपल वो टेबल है, इससे हमने कैलकुलेट करना है, बहुत सिंपल है। 2016 को सिलेबस चेंज हुआ था, 2016 से पहले। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरी जान 1 मिनट वेट कर ले प्लीज। 2016 से पहले सिलेबस और था, 16 के बाद सिलेबस हुआ चेंज। सर काइंडली वीडियो ऑफ कर दें, आवाज सुन लेंगे, नेट स्लो है आपका या हमारा है? बाकी लोगों को आवाज आ रही है सबको? क्यों शाह साहब? जी सर, सही आवाज आ रही है जी, आवाज हमें आ रही है, बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। ठीक है, तो मेरे भाई आप उसको ना थोड़ा सा नेट का इशू होगा तो परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। अगर कोई छोटा मोटा इशू हुआ भी तो ये रिकॉर्डिंग भी उसी वक्त मिल जाएंगी, ठीक है। तो नेट मेरा बिल्कुल ओके है, तो कहीं आप थोड़ा बहुत उसको रिफ्रेश कर लें, ठीक है। अच्छा, तो ये हम, हाँ 16 के बाद आप 16 से लेके 20-21 साल के सारे पेपर देख ले, इसी पैटर्न पे होंगे, ठीक है। ये देख लें। अब इसके बाद दूसरा पोर्शन अगर प्रोबेबिलिटी का देखें तो आप में से आज सारे लोगों का बैकग्राउंड भी है, तो ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। अगर हम प्रोबेबिलिटी के देखें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव, जॉइंट, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, कंडीशनल, ये वो सारी चीजें, ये डिस्ट्रीब्यूशन सवाल देख लें। ये इसमें सिंपल वो बॉक्स बता रहा है, इतने हैं, पिक कितने करने हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, सिंपल रूल्स हैं इसमें, कोई ये एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है, यू कैन चेक इट। चैप्टर 6 का, चौधरी शेर अली की बुक का, ये 250 पैसेंजर्स है, मेड रिजर्वेशन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 5 विल। ये चैप्टर 8 में से सवाल है, ये चैप्टर 8 में से सवाल है, एक्सरसाइज का सवाल है या इसकी एग्जांपल है। ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सॉफ्ट ड्रिंक है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, ये या एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है 9th चैप्टर में से, कोई और आगे पीछे नहीं है। अब ये देखें चैप्टर 6 का, ये 2 लाइनों का सिर्फ प्रूव है, और ये मैं करवाता हूँ क्लास में, 2 लाइनों का प्रूव है, ठीक है। इसमें और 6 नंबर, ये मेरा ख्याल है टोटल 4 मिनट लगेंगे, और ये दोनों कंप्लीट, 4 भी नहीं लगेंगे, 12 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर ये बेस रूल का सवाल है,
ये आपको पता है जिन लोगों ने किया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है सिंपल है, बेस रूल हम छठे चैप्टर में करेंगे, एक्सरसाइज जाके देख लें, उसी का सवाल होगा। अब 2021 में देख लें, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है जी, इसकी प्रॉपर्टी बताएं। ये तो हम छठे चैप्टर शुरू ही इधर से करेंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होते हैं, बिल्कुल सिंपल, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ये एक अर्न है, 4 बाज है, ये भी एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है। हाइपर ज्योमेट्रिक क्या होती है भाई, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, रियल, ये हम जब ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन 8वें चैप्टर की करेंगे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये दो मैंने, ये देखिए अभी जितना मैंने आपको डिस्कस किया इसमें से 40 नंबर का सवाल और कम से कम 10 एमसीक्यूज आएंगे। 10 ना भी आए 8-9 जरूर आएंगे नॉर्मली। कभी प्रोबेबिलिटी में, अब 2020 में तो प्रोबेबिलिटी के उन्होंने तकरीबन 8-9 सवाल उसमें से पोर्शन में से दे दिए थे। तो ये है टोटल ओवरऑल। तो सारे के सारा आगे भी ऐसे ही चलेगा, मैथ का भी स्टार्ट की हर चीज जो बात करेंगे उसी में से आएगा, सारी चीजें डिस्कस सारी वही होंगी। तो अब मैं चाहूंगा कि मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा पाज लूं और जो हमारे दूसरे मेंटर्स हैं सर वसीम, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे आगे वाले पोर्शन को वो थोड़ा सा डिस्क्राइब करें कि आगे वाली चीजें, ताकि वो आपको सारे लोगों से इंटरेक्ट करने का आपको मौका भी मिल जाए। जी सर वसीम, आर यू अवेलेबल? जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वसीम है। सर ने जैसे कि ऊपर आपको बता दिया, मेरी आवाज़ आ रही है सर आपको? जी सर ऑडिबल। चलें ठीक है। अच्छा सर ने ऊपर आपको बता दिया, सर का जो पोर्शन बता दिया। अब जी मैं अपना पोर्शन ज़रा डिस्कस कर लेता हूँ। कैमरा ऑन कर लें सर। कैमरे से सर वो शायद थोड़ा सा फ़र्क नहीं पड़ जाता आवाज़ पे? नहीं पता नहीं, देख लें, चले वैसे ही कर दे, वैसे ही ठीक है, नो इशू। यस सर, आवाज में फर्क पड़ जाता है सर। हाँ चले ट्राई कर लेते हैं। अगर तो कैमरा बंद करके आवाज़ ठीक आती है तो हम कैमरा बंद ही रखेंगे। अच्छा जी सर, काफी डिस्टॉर्शन हो जाती है। हाँ चले ट्राई करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जो सबसे आसान चीज़ है मैं अभी आपको वो बताने लगा हूँ। आपको सर ने जिस तरह बताया कि हमारे पास 80 मार्क्स के जो है ना जी स्टैट्स का पेपर आता है जो सब्जेक्टिव है। 20 मार्क्स जो MCQs आते हैं वो बुक 1 में आपको हर चैप्टर के एंड पे उन्होंने MCQs दिए हुए हैं। नॉर्मली 7 से 8 उन्हीं में से आ जाते हैं। बाकी जो बुक 2 में से 10 आते हैं वो जो हम इंशाल्लाह 3 या 4 पहले चैप्टर करेंगे, और ये जो अभी मेरे आपके सामने खुला हुआ है पॉपुलेशन एनालिसिस एंड वाइटल स्टैट्स, इसमें से कुछ आ जाते हैं। अच्छा जी, ये जो आपके सामने टॉपिक लिखा हुआ है ना पॉपुलेशन एनालिसिस एंड वाइटल स्टैटिस्टिक, ये 20 नंबर का सवाल इसमें से आता है हर साल। जब और इसमें टोटल 4 फार्मूले हैं सिर्फ। ये नीचे अभी सर ने सवाल जिस तरह किया इसी तरीके से आपको टेबल दिया होगा, इसमें 4 फार्मूले वो आपको लगने हैं, और वो 4 हर दफ़ा वही पूछा। अगर 12 नंबर का सवाल आता है आपको, कभी 6 का, ये जो तकरीबन हमने शायद 2020 का 21 का सवाल लिया, इसमें न्यूमेरिकल 6 नंबर का था। अगले साल 12 का, कभी 8 का आता है, कभी 6 का आता है, कभी 12 का आता है, लेकिन आता हमेशा इन्हीं 4 फार्मूलों से है, और ये पूरे इसी पोर्शन से 20 नंबर का सवाल आता है। इस पे जो सबसे मेन चीज़ है आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए जैसे उसने पूछा है कि वाइटल स्टैटिस्टिक होता क्या है, इसके यूजेस बताएं। शायद नहीं होता ये माइक ज़रा मेरे भाई अगर किसी का ऑन रह गया, ठीक है। अच्छा बट ये बेसिकली इतना आसान है कि इसको इन्होंने एक चैप्टर में भी इंक्लूड नहीं किया। ये आपकी बुक 2 जो है शेर अली साहब की बुक है, उसके अपेंडिक्स 1 में ये चीज़ें दी गई हैं। उसी की एक्सरसाइज से ये सवाल उठाता है। जितने सवाल नीचे आपको नजर आएंगे 6 सालों में, मैंने आपको ग्रुप पे शेयर भी किए हैं 6 के 6। सर काइंडली सबको म्यूट कर लेता है। हाँ यार ये देख लें प्लीज़ म्यूट किए रखें ताकि ज़रा अनइंटरप्टेड मामला हैं। ठीक है जी, ये मैं इंशाल्लाह हमारा कल, अगर अभी हम डिसाइड कर लिया हमने अभी ओरिएंटेशन के एंड पे, तो कल पहली क्लास होगी। कल आप लोगों को 20 मार्क्स पूरे हम इंशाल्लाह अपने पहले लेक्चर में कवर कर लेंगे। क्योंकि आप देखेंगे कि 4 फार्मूले लगाएंगे हम, उसी से हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व होएगा। आपको बुक से बताएंगे थीरी ये पढ़नी है, वही थीरी आएगी जो आएगी यहाँ आपको हम अपने नोट्स भी देंगे हर चैप्टर के। तो ये बेसिकली ये इसमें यही करना है। सिर्फ 4 फार्मूले हैं कौन से जो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ। एक फर्टिलिटी रेट निकालना होता है, एक नेट रिप्रोडक्शन रेट निकालना है, एक जनरल रिप्रोडक्शन रेट निकालना है। तो इंशाल्लाह कल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सर ज़रा नीचे करिएगा। ये देखें उसी तरीके से अगले साल में वैसे ही पेपर आया है, वैसे ही टेबल है, उसी एक्सरसाइज से उठाया है, उसी तरीके से एक आपसे उन्होंने थ्योरी का सवाल पूछा है, नीचे फिर रेट्स एंड रेशोज पूछी हैं, ये भी इसी के अंदर से। यानी कि ये 20 नंबर का सवाल हमेशा इसी में से ही आता है। कभी एक थ्योरी, कभी एक न्यूमेरिकल, कभी 2 थ्योरी के सवाल, कभी एक न्यूमेरिकल, इस तरीके से
हर दफ़ा हो जाता है। अभी फिर नीचे 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 देखें, ये भी उसी तरीके से है सेम। ये 20 नंबर सबसे आसान है। ठीक है जी, ये सर नीचे अगर करें ये तो कब इस क्लियर हो गया इससे कि ये हमारे इसी पोर्शन में से बार बार सवाल आएगा ये वाला। एक ऊपर साथ आपको ये नॉन पैरामीट्रिक का एक हमारे पास पोर्शन है, इसके टोटल 6-7 मेथड है। ये 2020 में 20 नंबर का सवाल भी अलग से आ गया था, लेकिन जिस तरह सर ने भी जिक्र किया था कि या तो हमारे पास 4 सवाल आते हैं और फिर इसमें से पूरा वो सवाल 20 नंबर का बना देता है। अगर 3 सवाल आए सेक्शन 1 में तो फिर प्रोबेबिलिटी के साथ इसको मैच कर देता, मिक्स करके बना देता है। तो ये इंशाल्लाह एक लेक्चर में हमारा ये भी कवर हो जाएगा। इसमें एक ज़रूर पूछता है कि डिफरेंस, ये जो बार बार सवाल आता है कि नॉन पैरामीट्रिक और पैरामीट्रिक टेस्ट जो टेस्ट है में फ़र्क क्या है, या इसका न्यूमेरिकल पूछ लेता है। अगर तो 20 नंबर का सवाल आ जाए फिर तो ये 10 मिनट में 20 नंबर आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ ये कभी 6 नंबर का पार्ट बना के दे देता है। तो इसी तरीके से आप देखें नीचे हमने मुख्तलिफ सालों के जो पेपर्स हैं वो अटैच किए हुए हैं, सच वही बार बार आ रहे हैं। सर नीचे ज़रा पार्ट 2 की तरफ अगर आ जाए तो। अच्छा, पार्ट 2 जो है ये ये दूसरी बुक है, शेर अली की बुक है। इसके बेसिकली चैप्टर तो है इसमें तकरीबन 12 चैप्टर हैं, लेकिन हमारे करने वाले सिर्फ 3 चैप्टर हैं और एक 24वां चैप्टर जो नॉन पैरामीट्रिक है ये भी इसी बुक में शामिल है दूसरी में। ये जो पहला चैप्टर है सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें से हमेशा 6 नंबर की आपको डेफिनेशन आती हैं। कभी इसमें से न्यूमेरिकल भी आ जाता है 12 नंबर का। पिछले साल 2021 में 20 नंबर का पूरा सवाल इसी चैप्टर में से आया था। वो जब हम इंशाल्लाह ये चैप्टर करेंगे तो आपको मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी। अब आगे फिर इसी के साथ अगला चैप्टर है एस्टिमेशन का। ये जो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस में नीचे अगर सर्च करें तो ये एस्टिमेशन क्या है, हमेशा एक सवाल इसका आता है जी एस्टिमेशन के हमें 4 पॉइंट है इसकी, यानी कि पॉइंट एस्टिमेशन एक चीज़ है, इसकी प्रॉपर्टीज़ बताएं गुड एस्टिमेटर की क्या। ये 6 नंबर का सवाल आता है थ्योरी का, या इसमें से न्यूमेरिकल आ जाता है। ये हाइपोथेसिस में भी 6 नंबर का थ्योरी का सवाल आता है या न्यूमेरिकल आ जाता है। इन शॉर्ट ये है कि या तो इन 3 चैप्टर में से 2 सवाल वो देता है, नहीं तो एक सवाल तो इन एनी केस देता ही देता है। तो इन शॉर्ट ये कि आपको सेक्शन 2 में से सिर्फ 2 सवाल अटैम्प्ट करने होते हैं। एक तो आपके पास आता है हमेशा वाइटल स्टैट्स का पेपर में से सवाल आता है, दूसरा आपके पास हमेशा इन 3 चैप्टरों में से एक सवाल आता है। बाकी आप आंखें बंद करके बुक 2 पूरी छोड़ दें, हमें एक नंबर का भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एक आध MCQ शायद उससे हमारा इफेक्ट हो जाए, लेकिन हमारे 40 नंबर के जो सब्जेक्टिव है और 7 से 8 जो MCQs हैं वो हमारे टोटल इसमें से क्लियर हो जाएंगे। सर ज़रा नीचे करिएगा। ये आप देखें, ये सारे सवाल हमने उन्हीं पेपर से लिए हुए हैं, 21 के, 20 के, 19 के, और आपसे हमने ग्रुप के ऊपर पूरे 6 सालों की जो फाइलें शेयर की हैं वो पूरे पेपर शेयर किए हैं। इधर हमने ज़रा सेलेक्टिव शेयर किए थे ताकि ज़रा फाइल छोटी बने हमारे पास। तो ये सारे एक्सरसाइज के सवाल हैं, या थ्योरी आती है या एज सच एक्सरसाइज के सवाल है। एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आप अनसीन होगा, टोटल सारे मशकों से सवाल आपको दिए जाएंगे। जी सर नीचे करिएगा। ये देखिए बिल्कुल वही हैं, सारे वही सवाल आप ये उसी तरीके से थ्योरी सारी दी गई हैं। ये रिग्रेशन एंड कोरिलेशन सर सुहेल आपको बताएंगे। ये इस मैं आगे आपको थोड़ा सा अप्लाइड मैथ का बता देता हूँ। जी हमारे पास सर अप्लाइड मैथ आ गया। सर ने आपको उसका मोटा मोटा तो सारा बता दिया था कि न्यूमेरिकल एनालिसिस में से हमें 4 सवाल आते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन में से 4 सवाल आते हैं। और आपको ये भी पता है कि हर सवाल का मतलब है कि 2 पार्ट्स आते हैं। अप्लाइड मैथ में एक सवाल के अंदर 10 नंबर के 2 पार्ट्स हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस में आपको 4 सवाल आएंगे हर दफ़ा। ये इसके अंदर बेसिकली 4 बल्कि 5 कैटेगरीज है। एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की टेक्निक्स हैं जो 2 हैं, गॉस सीडल और जैकोबी है। नॉन लीनियर को सॉल्व करने की 5 है, बाइसेक्शन है, न्यूटन राफसन है, सीकेंट है, रेगुलर फाल्सी है और फिक्स्ड आइटरेटिव मेथड है। इस तरह इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की 3-4 टेक्निक्स हैं। ट्रेपेजॉइडल है, सिम्पसन है, गॉस फार्मूला मेथड है। इंटरपोलेशन की 5 टेक्निक्स हैं और आइलर मेथड है, RK मेथड है। और इसी तरीके से सारा अगर नीचे अगर आप दिखाएं तो वही सवाल हर दफ़ा 40 नंबर के सवाल आपको इसी पोर्शन में से आएंगे। ये सिम्पसन पहले में पूछा हुआ है, दूसरे में वो जैकोबी आइटरेटिव मेथड है, तीसरे में इंटरपोलेशन आ गया, चौथे में ट्रेपेजॉइडल है। हर दफ़ा ये टोटल 17 टेक्निक्स बनती हैं
हम आपको 4 लेक्चर्स में ये कवर करवाएंगे। हर दफ़ा आपको इन 17 में से ही 4 टेक्निक्स वो पूछेगा। तो ये सारे हमने नीचे उसी तरीके से पेपर अटैच किए हुए, आप ज़रूर देखिएगा एंड पे, अगर अपनी तसल्ली के लिए कि कोई चीज़ बाहर से तो नहीं आई। ठीक है सर। अब सर सुहेल को सर अगर आप हैंड ओवर कर दें तो ये आगे उन्होंने चीज़ें करवानी है। रिग्रेशन से लेते हैं। जी बस ठीक है इधर आप साहब। अच्छा देखिए, जो रिग्रेशन है हमारे पास, जो बुक 1 है चौधरी शेर अली की, उसका 10वां और 11वां चैप्टर है हमारे पास रिग्रेशन एंड कोरिलेशन एनालिसिस। जो चैप्टर 10 है ये हमारे पास 2 वेरिएबल्स के लिए, जो चैप्टर 11 है ये अप टू 3 वेरिएबल्स के लिए, क्योंकि हमें उसने बताया मैक्सिमम अप टू 3 वेरिएबल्स के लिए है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, सिंपल से फार्मूले है रिग्रेशन के। ठीक है, एक हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन गिवन होगी या एक हमारे पास कोएफिशिएंट्स फाइंड करने का मेथड होगा उसके थ्रू। ठीक है, इसी तरह कोरिलेशन में भी यही चीजें होंगी, और इसके अंदर आगे पार्शियल कोरिलेशन या मल्टीपल कोरिलेशन, वो सिंपल चीजें हैं बिल्कुल। ठीक है, अब अगर आप इनके सवाल देखें तो पहला सवाल ही देखें, लीनियर रिग्रेसर मॉडल उसने पूछ लिया। ठीक है, उसने साथ ही पूछ लिया कि assumptions हम क्या लेते हैं जब हम कोई भी मॉडल को लीनियरली रिग्रेस कर रहे होते हैं। और इसका जो बी पार्ट है देख लें, उसके अंदर उसने आपको दे दिया डिफरेंट डाटा दे दिया। उसने कहा जी लीस्ट स्क्वायर लाइन फाइंड कर दिया x3 q1 x1 एंड x2, और इसी तरह नीचे वो फाइंड जब आप कर लेंगे तो उसने कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन आपसे पूछा हुआ है। तो साहब नीचे कीजिएगा जरा। ठीक है, अब ये 2020 का आई थिंक सवाल है, सिंपल सा है। दो उसने वेरिएबल दिए हुए हैं, उसने कहा जिसकी जो है ना हमें रिग्रेशन लाइन लीस्ट स्क्वायर मॉडल के तहत जो है ना फाइंड करके बता दें। तो इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल इक्वेशन दी हुई है, b1 b2 की वैल्यूज फाइंड करके हम ये जो है अपनी इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। और ये नीचे गिवन है 2019 का सवाल, इसमें भी प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर उसने पूछ लिया है। ठीक है, और उसके दरमियान उसने पूछ लिया है कि उसको किस तरह हम करते हैं, उसके बेसिकली मेथड आप बता दें। और थर्ड नंबर पे उसने 11वें चैप्टर में से सवाल पूछ लिया। ये जितने भी सवाल हैं आप जाके चेक कर लें, चैप्टर 10 और चैप्टर 11 इनकी ऑलमोस्ट एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स के अंदर से ही आए हुए हैं सारे सवाल। ठीक है, तो सब जरा नीचे करें। ठीक है, आगे आप आए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर। ठीक है, ऑर्डिनरी जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है इसमें हमारे पास लीनियर है, उसके बाद कुछ हमारे पास सेकंड ऑर्डर है। ठीक है, लीनियर में हमारे पास 5-6 मेथड है, जिस तरह सेपरेबल है, एग्जैक्ट है, होमोजेनियस है, उसके बाद लीनियर है, उसके बाद बर्नौली है, हमारे पास रिकार्टी है। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास सेकंड ऑर्डर में कुछ इक्वेशंस है, कॉशी आयलर है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स है, बेसल है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट्स हैं। तो ये 5-6 हैं, ये हम करेंगे अपनी बुक प्रोफेसर डॉक्टर नवाजिश अली की बुक से। और ये जो गिवन सवाल है नीचे, ये सारे सवाल भी तकरीबन डॉक्टर नवाजिश अली की बुक से ही आते हैं। ठीक है, ये पहला सवाल है सेकंड ऑर्डर का, उसने कोई मेथड नहीं बताया, तो उसने कहा जिसे सॉल्व करें। तो अब यह हम पे डिपेंड करता है हम इसके ऊपर कौन सा मेथड लगाएंगे। जब आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये बताया जाएगा कि कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको देख के आपने अंदाजा लगाना है कि जी हम इसके ऊपर ये वाला मेथड लगाएंगे। ठीक है, नीचे एक इनिशियल वैल्यू का प्रॉब्लम का सवाल है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। और ये फिर नीचे उसने एक कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाला दे दिया और साथ उसने एक पॉलिनोमियल्स दे दिया है। तो ये जब हम कांस्टेंट कोएफिशिएंट पढ़ेंगे तो ये भी साथ हो जाएगा। ठीक है, नीचे एक थ्योरी का सवाल है, लीनियर डिफरेंशियल और बर्नौली में क्या फर्क है। ठीक है, ये भी बहुत इजी चीजें हैं। ठीक है, अब ठीक है, ये इसी तरह आंसर भी सवाल है, पास पेपर के बच्चे खुद देख लेंगे। अगर आगे आए डायनामिक्स के ऊपर। ठीक है, डायनामिक्स के ऊपर हमारे पास क्यूके गोरी की जो बुक है उसका 7th और 8th चैप्टर है। ठीक है, 7th चैप्टर के अंदर हमारे पास 2 प्रूफ है, रेडियल और ट्रांसवर्स जो कंपोनेंट्स हैं उनके। और जो 8th चैप्टर है उसके अंदर से हमारे पास एक न्यूमेरिकल आता है, 17-18 एक्सरसाइज प्रॉब्लम है, उसके अंदर से एक सवाल आना है। और जो 7th चैप्टर है उसके अंदर से 2 प्रूफ में से एक प्रूफ हर दफा आता ही आता है। ठीक है, जिस तरह देखे पहला उसने पूछ लिया जी मोशन ऑफ पार्टिकल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये बता दे। दूसरे में रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट क्या है, ये प्रूफ आ गया है। आगे आंसर थोड़ा सा नीचे कीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए उसने पूछ लिया टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपाउंड, ये सेकंड प्रूफ पूछ लिया। जो ऊपर वाला सवाल है 3rd A। ठीक है, ये जो है हमारा एक्सरसाइज का सवाल है चैप्टर 8 की का, उधर से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वेक्टर कैलकुलस है, इधर से भी एक सवाल आपको 20 नंबर का आना है। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट में उसने आपसे प्रूफ पूछना है और एक में थ्योरम कोई ना कोई पूछेगा। ठीक है, प्रूफ हमारे पास कर्ल, डाइवर्जेंसेस, ठीक है, ये हैं, इनमें से किसी न किसी चीज से रिलेट करके पूछ लेगा। और सेकंड नंबर के ऊपर जो हमारा थ्योरम है गॉस स्टोक्स या डाइवर्जेंस या लाइन थ्योरम,
ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल्स वगैरह इनके अंदर से पूछेगा। ये भी जो सवाल है वो हमारे जो डॉक्टर नवाज अली साहब और वेक्टर एनालिसिस उनकी बुक से, या एक श्वाम सीरीज की बुक है, उन दोनों बुक में के अंदर से ही सवाल आते हैं, उसके बाहर से कोई चीज नहीं आती। और ये बहुत इजी चीजें आप लोगों ने पहले बड़ी दफा पढ़ी होती हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड आफ्टर साहब। जी डियर स्टूडेंट, बात सिंपल ये है कि इस एक बड़ी सी जो ब्रीफ सी आपको एक रियलाइज करवाना था ओरिएंटेशन का एजेंडा क्या होता है। ओरिएंटेशन का यही एजेंडा होता है कि आपको बताना कि क्या चीज़ें हैं, किस तरह से आती है, क्या है, किस तरह से मामला चलेंगे, ये कैसे करना है, इजी है, टास्क है, कहाँ से करना है, कैसे तैयारी करनी है, ये तो आपको ओवरऑल बता दिया। अब मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि ये जो हमने प्लान बनाया हुआ है, ये प्लान किस हिसाब से हमने डिजाइन किया हुआ सेशन। हम आपको ये सेशन 1 महीने में खत्म कर सकते थे। हमने ये सोचा कि हम इस तरह से इसको प्लान करें कि बच्चों को, ताकि उस वीक की जो एक्टिविटीज है, एक्सरसाइज की जो प्रॉब्लम है जो सॉल्व करनी है हमने, ताकि जिनमें से एज इट इज सवाल उठा के देना उसका टाइम दिया जाए। तो हमने इसलिए इसको 7 वीक पे एक्सपेंड कर दिया, क्योंकि हम 3 लोग थे, हम एक दिन में 2-2 लेक्चर भी ले सकते थे। तो हमने कहा कि नहीं, एक दिन में एक ही लेक्चर रखें और 4 लेक्चर टोटल इन अ वीक होंगे। उसमें आपको एक्सरसाइज के प्रॉब्लम दिए जाएंगे, वो आप सॉल्व करेंगे। फिर जो हमारा एक ग्रुप बनेगा, जैसे हमारा बैच 1 का भी बना हुआ है, उसमें आप प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे। जिनको कोई मसला होगा वो वहां पे क्वेश्चन पोस्ट करेंगे, स्टूडेंट भी एक दूसरे को फैसिलिटेट कर रहे होंगे, और हम भी वहां पे 24 घंटे अवेलेबल है। व्हेन एवर वी विल बी फ्री, हम आपको वहां पे टेक्स्ट करेंगे। हमारा मतलब एक फ्रेंडली माहौल में हम ये सेशन को लेके जाएंगे। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि मॉनिटरी बेनिफिट का लोगों को ऑब्वियसली होता है, लेकिन मेन एजेंडा ये है कि ये इतने मजेदार और प्यारे सब्जेक्ट्स हैं जिनको मार्केट ने दुदकारा हुआ है, जिनको लोग समझते हैं कि शायद इसमें नहीं है। तो हम इसको पहले प्रूव करके नंबर लेके बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, जो ऑलरेडी प्रिविलेज्ड हैं, जिनका साइंस का बैकग्राउंड है, मैथ का बैकग्राउंड है, इंजीनियर्स हैं, वो इनसे फायदा उठाएं, ना कि वो उसकी बजाय दोबारा वो सारी की सारी चीजें नई सोशल साइंसेज की आईआर पूरी पढ़ें, वो पढ़ें सारी की सारी, और वहां पे वो इतना स्कोर भी नहीं कर पाते। और एलोकेशन आज के दौर में इसी के साथ मुंसलिक है कि आप रिटर्न में स्कोर कितना करते हैं। तो ये पूरा प्लान है। इसमें हम छोटी मोटी कोई चेंजेस भी होगी तो आपको अपडेटेड बता देंगे। लेक्चर बाद दफा कोई टीचर अवेलेबल नहीं होता या कुछ ऐसे कुछ सिनेरियो बन जाता है, लेकिन ओवरऑल ये प्लान है। 28 लेक्चर्स हैं, इसमें आपको प्रॉपर सारी चीजें दी जाएंगी, आप सॉल्व करेंगे, सारी डिस्कशन चलेगी। और ये सेशन का मतलब ये नहीं है कि 7 वीक बाद अल्लाह हाफिज, नो, आपका थ्रू आउट पेपर देने तक वी विल बी विद यू। जो सीरियस कैंडिडेट्स होंगे हम उनके हर लिहाज से हर वक्त हर जगह पे अवेलेबल होंगे। हम आपके एग्जाम भी लेंगे जो कि प्लान में नहीं लिखा हुआ, आपका रियल टाइम पूरा एग्जाम भी लेंगे, एंड पे भी लेंगे, अभी भी लेंगे, मतलब हर तरह से वी आर here to facilitate you. So that's all from our side. If you have any question, raise your hand one by one. मैं उसका नाम लूंगा, वो सवाल करेगा, फिर उसको हम में से कोई भी मेंटर उसको आंसर करेगा। क्यों शाह साहब? जी जो सर मैं सिर्फ एक बात ऐड करता जाऊँ, आपने बल्कि जिक्र कर भी दिया है कि अभी तो टोटल CSS स्पेशलाइजेशन के इर्द गिर्द घूम रहा है, लोग अपने स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स के साथ आ रहे हैं। तो आप देखें जो हमारी अभी जो टॉपर थी आपके साथ, जिन्होंने टॉप किया, मिस महीन हसन, उन्होंने मैथ और स्टैट्स से टॉप किया, और जो आपके साथ एक 7वीं पोजीशन पे है उन्होंने स्टैट्स में 91 मार्क्स किए हैं। तो आपके अपने मैथ और स्ट्रैट के साथ अब गए हैं। इसके अलावा आप बता रहे थे कि आपके साथ बड़े ऐसे लोग आए हैं CSS 2020 में जो मैथ और स्टैट ऑप्ट करके आए थे, या अपने अकाउंटिंग को या अपने बेसिक जो अपने सब्जेक्ट्स के साथ आए हैं। क्योंकि IR में तो हालात वैसे ही बुरे हैं, यहाँ नंबर अच्छे भी आए तो 120 आते हैं तो लोग फेल हो जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस की एवरेज 120 है, इसमें आप गंदा स्कोर भी करेंगे तब भी 130 तक जरूर जाएंगे। तो सर, ये मेरा पेपर हुआ था ना, तो 138 मार्क्स है। हाँ जी, हाँ, हालांकि सर का पेपर, हमारा पेपर हम तो 180 तक जा सकते थे, लेकिन क्योंकि सर ने शुरू में बताया था कि हमने कुछ ज़्यादा ही सिलेक्टिव तैयारी कर ली थी, हम इसीलिए आप लोगों को एक एक सवाल एक्स्ट्रा तैयार करवा रहे हैं। इंशाल्लाह अगर हालात ठीक रहे तो आपके मैक्सिमम 180 तक आप लोग ज़रूर जाएंगे, इससे ऊपर भी लोग जा सकते हैं, लेकिन आप 150 से नीचे नहीं आएंगे जो मर्जी हो जाए। और आप खुद देखें कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको गारंटी करता है कि आपके 150 नंबर आएंगे। कोई भी नहीं है। अगर कोई है तो प्लीज़ बताएं, कोई अगर किसी के पास ऐसा कोई नॉलेज है तो। हमारे पास नहीं है। तो सर बस मैं ये ऐड करना चाह रहा था, प्लीज़ अब सवाल लें सर इनसे। जी सर, थैंक यू वेरी मच। जी सैद खान साहब,
आप अपना माइक ऑन करें और क्वेश्चन पूछें। सैद खान। सर इसमें सर एक की तैयारी कर सकते हैं या फिर स्टेट या मैथ एक ले सकते हैं फिलहाल के लिए? सॉरी सर अगर कोई एक सेशन ज्वाइन कर ले सर, मैथ या स्टेट दोनों में से एक, क्योंकि पेपर जो है ना 23 में देने थे। कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, नो इशू एट ऑल। ठीक सर। ओके आप अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूं कि रजिस्ट्रेशन का जो सारा प्रोसीजर है, जो कोऑर्डिनेटर है आपने उनसे कम्युनिकेट करना है। अगर जो कोई इशू होता है, कोई सारा मामला होता है, तो वी आर अवेलेबल, लेकिन आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, शायद आप कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। जी सनाउल्ला, बाकी बाकी माइक ऑफ कर दें अपना, जिसको कहा जाए सिर्फ वो करे, बाकी ऑफ कर दें माइक। वालेकुम सलाम। हेलो जी सनाउल्ला। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है सना। सर अब आ रही है आवाज? जी आ रही है। जी सर, मैंने बस ये पूछना था, बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है सारी जो रिसोर्सेज वगैरह हैं। बस मैंने एक चीज़ पूछनी थी, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, अप्लाइड मैथ्स का मेरे ख्याल से 2020 का या 2021 का जो इसका न्यूमेरिकल वाला था ना पार्ट, उसके अंदर मेरे ख्याल से अपना टेलर सीरीज का भी क्वेश्चन आ गया था। तो वो बस ये पूछना था कि वो अपना उसी सेक्शन का है या फिर क्या कहते हैं नहीं है, क्योंकि मुझे जो आइडिया हो रहा था कि वो तो अपना उसका सवाल था। जी सर, मैं इधर बताता चलूँ, उसका कंफर्म कर दें बस। जी जी सुनाओ लो भाई। ये इस तरीके से है कि पहले कभी भी नहीं आया टेलर का, लेकिन वो ज़रूर वो पुराने नोट्सों में था, हमारे कोर्स में नहीं लिखा हुआ, आप देखें ना अगर उसमें लिखा नहीं हुआ, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है। यही वजह है कि आप लोगों को हम एक्स्ट्रा पूरे 20 नंबर का सवाल तैयार करवा रहे हैं कि अगर एग्जामिनर आपके साथ कोई 2 नंबर करे पेपर में, तो हमारे पास पूरा क्वेश्चन हो ऊपर, हम 20 नंबर का सवाल वो सवाल छोड़ के जिसका हमें पार्ट एक नहीं आ रहा, हम वेक्टर एनालिसिस का पूरा सवाल अटेम्प्ट कर लेंगे। बेसिकली स्पिरिट यही है आपको 120 नंबर की तैयारी करवाने की। आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल वो आउट ऑफ द कोर्स आ गया था, तो उसी का ही ये रेमेडी है कि हम इंशाल्लाह 120 के लिए जाएंगे। क्योंकि ठीक है। और इसके अलावा सर इसमें मैं भी एक बात ऐड करना चाहता हूँ, जब आईआर के पॉलिटिकल साइंस के पेपर बहुत टफ बनते हैं ना, तो तब इसमें भी कुछ 10 नंबर 15 नंबर 20 नंबर में कुछ हैंकी फैंकी वो करता है, कुछ ना कुछ वो करता है, इसीलिए वो 20 नंबर की वो बात है, समझ रहे हैं, वो एडिशनल तैयारी की। जी और पूछें दोबारा। और सर एमसीक्यूज और जो इसकी स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी है उसका भी आप बताएंगे जो भी सारा होगा? जी सुनावला, एक तो आपको हमने बताया कि जो आपकी बुक 1 है उसके हर चैप्टर के एंड पे आपको एमसीक्यूज दिए हुए हैं, उसमें से 6 से 8 उसी से उठा लेता है। अदरवाइज हर चैप्टर की थ्योरी हम अपने नोट्स तो आपसे शेयर करेंगे ही, और हम आपको रिकमेंड और सजेस्ट करेंगे कि जो चैप्टर हम आपको करवाएंगे, जो लेक्चर करवाएंगे, आप उस पूरे को रीड करोगे, आप उसी के अंदर से एमसीक्यूज आएंगे, एक भी चीज़ बाहर से नहीं आएगी। जितने चैप्टर कराएंगे उसी का आप थ्योरी हम भी डेफिनेटली देंगे, आप भी रीड करोगे, तो हमारे एमसीक्यूज इंशाल्लाह अगर आप सर का लेक्चर प्रोबेबिलिटी का ध्यान से सुन लेंगे, तो आपके कम से कम आपके 18 जरूर ठीक होंगे। एक आध तो फिर आपको पता सही भी आता हो तो गलत हो जाता है, तो इंशाल्लाह आप 18-19 जरूर ठीक करेंगे एमसीक्यूज भी। चलें सर, थैंक यू सो मच जी। ग्रेट। जी मोहम्मद नुमान साहब, सनाउल्ला आप माइक ऑफ कर ले अपना। जी मोहम्मद नुमान। Greetings from Mohammed Naman. How are you doing, Mr. Atif Naveed? Alhamdulillah. I'm your junior from High Tech University. Oh. So hope so another big name is coming from there. Inshallah. I have a question. Actually, I'm having a job in Ministry of Defense. So during the day, I don't have the resources with me to attend the lectures. So can I have a recording lectures at the end of the day? आप ना मुझे आप इनबॉक्स पे मैसेज कर लें, आपका सोल्यूशन निकाल देंगे, डोंट वरी। Oh sure. Thank you. वेलकम। ओके सर। जी शवाल खान। अच्छा शवाल खान नहीं है। मोहम्मद साजिद।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा एक सिंपल सा सवाल था, अभी मैंने ग्रुप में भी किया था कि सीएसएस और पीएमएस में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, और मैथ और स्टैट के सब्जेक्ट का इन दोनों में सिलेबस में क्या डिफरेंस होता है? सेल भाई बताएं, आंसर करें। अच्छा, जहाँ तक बात है स्टैट के कोर्स की, पीएमएस और सीएसएस की, तो ये जो हमने आप लोगों को कोर्स बताया, तो इससे तो काफ़ी चीज़ें जो है ना आपकी कवर हो जाएगी। लेकिन अगर आप स्टैट के साथ जा रहे हैं पीएमएस में, तो आपको थोड़े से चैप्टर एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, क्योंकि उधर स्टैट 200 नंबर का है, इधर हमारे पास स्टैट जो है वो 100 नंबर का है। तो उसके लिए हमें जो है ना कोई तकरीबन 3 से 4 चैप्टर जो है ना वो एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, लाइक इंडेक्स नंबर्स, टाइम सीरीज वगैरह। तो इतना ज़्यादा मेजर फर्क नहीं है, कोई चैप्टर का मैक्सिमम फर्क पड़ता है, वो कवर हो जाएगा। और दूसरा दूसरा इनमें फर्क ये होता है, सीएसएस फेडरल गवर्नमेंट की नौकरी होती है और पीएमएस पंजाब की होती है, सूबे की होती है। बस इसमें इतना फर्क है, वो सूबे की गवर्नमेंट के आप नौकर होते हैं, तो इधर आप फेडरल के होते हैं, वफाक के होते हैं। ओके हो गया सर। ग्रेट। ओके। जी गनी और रहमान, जी गनी। अच्छा, जिनके सवाल के आंसर हो गया ना, अगर इनका कोई और सवाल नहीं है, अगर तो है तो हैंड रेज ही रखें, अगर नहीं है और तो फिर हैंड जो है ना नीचे कर लें। जी गनी और रहमान। थैंक यू सो मच सर आतिफ फॉर गिविंग मी चांस। सर वसीम अब्बास मेरी एक इन पर्सन भी बात हुई थी, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया आप लोगों ने। तो मेरा एक छोटा सा कंसर्न है, मैंने सर वसीम अब्बास से भी डिस्कस किया था, तो अगर आप भी थोड़ा सा एलिब्रेट कर दें पैनल में और टीचर्स भी, क्योंकि मेरा ताल्लुक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, मैंने एमबीए किया है, तो मेरा स्टैटिस्टिक्स में काफ़ी अच्छा ग्रैप है, मैं इसको कवर कर सकता हूँ आप लोगों की कंसल्टेंट्स के साथ। तो मैं अगर स्टैटिस्टिक्स के साथ किसी दूसरे थ्योरी के सब्जेक्ट को लूँ इस ग्रुप के अंदर, तो क्या उसमें मेरा क्या हो सकता है फीडबैक, कि मैं क्या अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ? और अगर स्टैटिस्टिक्स का पेपर अगर मैं लेता हूँ, तो उसमें हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर कितना रहा है अब तक पास्ट का, थोड़ा सा बता सकते हैं इस बारे में? जी, हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर तो 91 अभी आया ना, उसका लड़के का, जिसकी फाद की 7th पोजीशन आई है, और उसने भी साथ अप्लाइड मैथ नहीं रखा हुआ था, उसने ज्योग्राफी साथ रखी हुई थी। ठीक है, तो हाँ, जियोलॉजी ये इस ग्रुप में जियोलॉजी है, इट्स नॉट जियोग्राफी। जियोलॉजी, तो उसका भी बैकग्राउंड जियोलॉजी का नहीं था, लेकिन उसने देखा। तो ये तो आप, अगर आपको लगता है कि हाईएस्ट स्कोर तो आप 90 ले सकते हैं, ये तो आपको मैं गारंटी से बता रहा हूँ। ठीक है, तो 80 तो इन एनी केस है, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, सही मेहनत करते हैं तो, क्योंकि आपके सामने 2 बंदे बैठे हुए हैं जिन्होंने नंबर लिए हुए हैं। और जो दूसरी बात है ना, कि जहां तक बात है कि मैं दूसरा अगर रखता हूं, तो आप अगर दूसरे में, इसमें अगर आप 80 भी क्रॉस कर लेते हैं और इसके पैरेलल में कोई ऐसा सब्जेक्ट रख लेते हैं जिसमें 40 और 60 भी लेते हैं, तो फिर भी 140 आपके बनते हैं। आप IR में 140 लेना में इजी नहीं है, आपको मैं ये बता दूं। सही। वर्स्ट केस में कह रहा हूं, अगर दूसरे में आप 60 भी लेते हैं, इसमें 80 ले जाते हैं, तो भी आपके 140 बन जाने हैं। नहीं सर, इनका इस गनी का ये थोड़ा सा ऐड करते चले जाए, ये बेसिकली अप्लाइड मैथ से गनी घबरा रहा है कि कहता है मैंने इस तरह की चीज़ें नहीं की हुई। तो गनी जियोलॉजी के साथ जा सकता है, उसका कोर्स एक दफ़ा देख ले, बच्चे कर भी रहे हैं, लेकिन उसमें नंबर 60 ही आने हैं, ये पक्की बात है। लेकिन आप अप्लाइड मैथ में भी थोड़ा 60 तो ले ही लेंगे, क्योंकि सर ये 60 तो आ ही जाते हैं। मैथ के एफएससी के अंदर मैथ पढ़ी हुई है सर? एफएससी में मैथ पढ़ी है मैंने जी। आपको डिफरेंशिएशन का बेसिक आइडिया है? सॉरी सर, थोड़ा सा आवाज ब्रेकडाउन। और इंटीग्रेशन का बेसिक आइडिया है? जी सर, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव वगैरह का बेसिक आइडिया है मुझे, वो मैंने पढ़ा है। देखिए, हमारे पास सिर्फ इससे रिलेटेड ओडीई है, 40% का जो पोर्शन है, 40 नंबर के सवाल है। तो वो अगर आप थोड़ी सी एफर्ट पुट अप करेंगे, जितनी आपने एक नए सब्जेक्ट में करनी है, तो आप इसको भी कवर कर सकते हैं। और साथ जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है, उसमें तो हमें इस तरह की कोई चीज़ चाहिए ही नहीं है, ना कोई आपका बैकग्राउंड इस तरह का चाहिए। वो जो वेक्टर एनालिसिस है, वो सिंपल सा चीज़ें हैं, वेक्टर क्या होता है, कर्ल, डाइवर्जेंसेस। तो बाकी आगे आपके ऊपर है कि आप किस तरह लेके चलते हैं चीज़ों को। वैसे करने को आप कर सकते हैं, अगर आपके बेसिक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का हाउ ना हुआ है। सर हमारे पास बैच 1 में 2-3 ऐसे कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अंदर एक आपको नाम याद होगा, वो मेहनत बड़ी कर रहा है और वो बड़ी इजीली न्यूमेरिकल एनालिसिस उसके फिंगर टिप्स पे आ चुका है। तो गनी, आपके सवाल का जवाब शॉर्टली यही है कि आप मैथ्स के साथ आ जाएं, इंशाल्लाह आपके 60 मिनिमम आ जाएंगे, इतने ही आपके मैक्सिमम जियोलॉजी में आने हैं। तो बाकी ये फैसला तो फाइनल आप नहीं करना है।
ठीक है सर, मैं थोड़ा सा एक दफा गो थ्रू करके फिर फाइनल डिसीजन कर लेता हूँ। वैसे मैंने स्टैटिस्टिक्स तो पढ़ना ही पढ़ना है इन एनी केस, तो वो तो मैं ले सकता हूँ अगर मेरा ऑप्शन अगर सिर्फ एक ही होता है तो। चलें ठीक है। ठीक, अच्छा सर, एक दो क्वेश्चन और हैं अगर आप इजाजत दें तो। माजरत मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। एक तो ये क्वेश्चन था मेरा कि लाइक एक जो थ्योरी के सब्जेक्ट होते हैं उसको पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा ऑनलाइन बड़ा आसान होता है, आपकी प्रेजेंटेशन जो चल रही होती हैं आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। थोड़ा सा मैथमेटिक्स में यानी कि स्टैटिस्टिक्स में इसको किस तरह आप लोग प्रेजेंट करेंगे, वो थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा था। सर आपकी आवाज नहीं आ रही आतिफ साहब, आपका माइक। हेलो हेलो हेलो, जी आवाज आ रही है आपकी? क्या बात है? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आपकी आपकी सारी आवाज आ रही है। ये देखें, आपको अभी कुछ नजर आया है? जी जी आ रहा है नजर, आ गया नजर? जी 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 जी। ऐसा करेंगे आपके साथ। बेहतरीन हो गया सर, जबरदस्त, मजा आ जाएगा ना? जी जी बिल्कुल। नहीं गनी, आप इंशाल्लाह जब आपको लेक्चर में कुछ शेयर करूंगा मैं आपसे, हमारा पिछला रिकॉर्डेड लेक्चर आप देखेंगे कि उसमें ऐसे ही है जैसे आप क्लास में फिजिकली क्लास ले रहे हैं, हर चीज व्हाइट बोर्ड पे लिखी जा रही होती है, हर चीज। ठीक है सर, श्योर थिंग। सर लास्ट क्वेश्चन मैंने इंग्लिश का भी कुछ आपसे डिस्कस किया था सर वसीम से। सर उस पर फिर आपने मुझे बताना था कि आप लोग इंग्लिश यानी कि प्रिसिज एंड कंपोजिशन एंड एसे राइटिंग इस पे क्लासेस दे रहे हैं या, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। जी गनी, वो सर आतिफ अपना इंशाल्लाह सेशन स्टार्ट करेंगे जैसे ही तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। अभी बैच 5 चल रहा है, बैच 6 इंशाल्लाह अगले मंथ में स्टार्ट होने वाला है। आप मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा, मैं आपको उसके हिसाब से डिटेल सारी बता दूंगा। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके वेलकम जी। मोहिब MUHIB। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या नाम है, बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं जिस तरह टोटल CSS के 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो बाकी भी आप लोग पढ़ाएंगे या जस्ट यही अप्लाइड मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे? नहीं देखिए, वैसे तो हम टोटल 5 सब्जेक्ट तो पढ़ा रहे हैं। देखिए हम पूरी एकेडमी तो हमने स्टार्ट नहीं की ना। बेसिक होती है इंग्लिश, हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास ये मैथ स्टैटिस्टिक्स, ये जो मेन सब्जेक्ट है, इंग्लिश ने पास होना है और मैथ स्टार्ट ने नंबर देने हैं। हम पूरी एकेडमी के सारे सब्जेक्ट शुरू कोई नहीं किए हुए, सिर्फ ये 4 सब्जेक्ट है। वैसे पंजाबी भी मैं पढ़ा रहा हूँ, आज ही उसकी ओरिएंटेशन 6 o'clock हुई है, तो बाकी हम नहीं पढ़ा रहे। अच्छा राइट सर, ठीक है, ग्रेट, ओके सर, थैंक यू जी। हिफ्जा नियाज RMT। जी हिफ्जा। अच्छा चले, आकिब नवीद। सर मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो ये है कि इसमें जैसे 100 मार्क्स में से 35 वाला सर मैंने CSS के मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में बता कि मैं हेलो आकिब आप 1 मिनट चुप कर दें, अभी चले मैडम लेट आई हैं। चले ठीक है जी, खदीजा बात करें। चले अब आप सारे खामोश रहेंगे, सिर्फ आकिब बोलेगा। आकिब के जब बात खत्म हो जाएगी फिर कोई और बोलेगा। जी आकिब स्टार्ट करें, दोनों क्वेश्चन अपने पूछे। सर मैं बोल रहा हूँ कि जिस तरह से 100 में से 33 वाला लेके पास होगा जो 200 मार्क्स में होंगे, या फिर 200 में से 66 ही होगा जो से 200 मार्क्स का होता है इस पोल के अंदर पासिंग वाला। नहीं, इधर स्टैटिस्टिक्स और अप्लाइड मैथ में आपको सेपरेटली 33 लेने होते हैं, क्योंकि ये दोनों अच्छा दूसरा क्वेश्चन सर ये है कि आप लोग सारे इंजीनियर्स हैं, तो आप लोग ने फिजिक्स को क्यों ऑप्ट नहीं किया था सर? मतलब फिजिक्स की साइड पे क्या इशू था कि उस साइड को जो है वो मतलब नहीं गए? बिल्कुल कोई इशू नहीं था, 1% भी इशू नहीं था। इट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट। अब देखें, हम इंजीनियर थे, हमने अप्लाइड, ये जो अप्लाइड मैथ का सारा सिलेबस है ना, ये हमने सारा पढ़ा हुआ है इंजीनियरिंग में। डेडिकेटेड सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं। फिजिक्स के सारे सब्जेक्ट हमने नहीं पढ़े हुए। फिजिक्स हमें FSC की आती है। अप्लाइड मैथ हमने इंजीनियरिंग में सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं। अब प्रोबेबिलिटी थ्योरी हमने सारी इंजीनियरिंग में पढ़ी हुई है। हमें सिर्फ उसके जो
सेकंड पार्ट है स्टैटिस्टिक्स का, सिर्फ वो ऐड तैयार करना पड़ा है। फिजिक्स में हमने जब इन दोनों का कंपैरिजन किया तो हमें लगा शायद हम वो कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे इंजीनियर फिजिक्स ऑप्ट करते हैं। कीप इन माइंड, इट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट। ओके सर, थैंक यू। जी आकिब, आपको बताता चलूँ जो 2018 में जिस बंदे के रिटर्न में हाईएस्ट मार्क्स आए थे, अनीक, वो यूईटी लाहौर से हैं और उनके 173 मार्क्स थे फिजिक्स में। तो फिजिक्स आप, हालांकि वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, तो आप फिजिक्स ऑप्ट कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है तो, लेकिन करें तभी अगर आपकी अच्छी खासी ग्रिप है और इंटरेस्ट है और आपके पास प्रॉपर गाइडेंस है, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स में गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप जो है ना फ़ायदा लेने के बजाय हमें बड़ा अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। ये ज़रूर माइंड में रखिएगा। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जी वेलकम। जी खदीजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैंने ये पूछना था कि मैंने अप्लाइड के साथ ना प्योर मैथ रखनी है, तो मुझे प्योर मैथ के बारे में थोड़ा गाइड कर दें। मेरे बच्चे ऐसे हैं कि प्योर मैथ का हमें तो एक्सपीरियंस नहीं है और हमें उसका नॉलेज भी नहीं है कि प्योर मैथ में आंसर होता है, वो जो चीजें होती हैं, तो उस पे मेरा ख्याल है कोई भी हम अगर क्लेम करेंगे तो वो गलत बात है। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू हैव टू डिग आउट आपको कौन पढ़ाता है। अगर हमें कोई पता चला तो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन प्योर मैथ के जो मार्केट में नॉर्मली हम देखते हैं स्टूडेंट थोड़े बहुत करते हैं, वो भी अप्लाइड मैथ और स्टैट के कॉम्बिनेशन के साथ ही जा रहे होते हैं, प्योर मैथ में नहीं लोग होते हैं। लेकिन मैं आपको डिस्करेज सूरत में भी नहीं करूंगा, लेकिन उसका हमें जो ही पता चला आपको जरूर बताएंगे। लेकिन अगर आप प्रोबेबिलिटी में लगता है कि आप कर सकते हैं तो उसको आप कर लें। अगर आपको बिल्कुल लगता है कि स्टैटिस्टिक्स का कोई चक्कर ही नहीं है तो फिर आप इस इशू में एंटर हूं, अदरवाइज आप इसको छोड़ दें। सर मुझे स्टैट्स नहीं आती। ओके, तो प्योर मैथ का ऐसे है कि हम भी देखेंगे, कोई बंदा मिला तो जरूर बताएंगे और आपको सर्च पड़ेगा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे आपको कोई ना कोई बंदा मिल जाए, लेकिन हमें अभी तक हमें किसी बंदे का पता नहीं है जो प्योर मैथ पढ़ाता हो और वो सीएसएस के बच्चों को पढ़ाता हो। वैसे तो मार्केट में बहुत है। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। जी वकास बदर साहब। अच्छा, वकास बदर साहब नहीं है। अली रजा साहब। सर जी बदर साहब लेट आए हैं। जी जी बोले। आवाज जहां पे आपकी आवाज आ सके। अभी आप किसी रश में है। जी अली रजा साहब आप पूछे सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस तरह आपने स्टैट बारे में एमसीक्यूज का बता दिया है, ये इस बुक से आते हैं, तो इनका नहीं बताया सर। अप्लाइड मैथ के एमसीक्यूज कहाँ से आते हैं? उसमें नहीं आते एमसीक्यूज, उसमें सिर्फ 5 सवाल होते हैं 20-20 नंबर के, एमसीक्यूज होते ही नहीं है। जी सर, थैंक यू सर, यही पूछना था। ग्रेट, वेलकम। जी मोहम्मद सिद्दीक। मोहम्मद सिद्दीक, आर यू हियर? नो। अच्छा चलें जी, अब फिर मोहम्मद उमर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था सर, मैंने ना 2014 में बीए किया था, उसमें मैंने मैथ्स और स्टैट्स पढ़ा था। तो करंटली मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस भी किया हुआ है। तो
ऑब्वियसली मैं पॉलिटिकल साइंस को भी लेके चलूंगा, साथ ये मैथ्स स्टैट्स की तरफ भी आऊंगा। तो सर व्हाट डू यू थिंक, मतलब 2014 में किया था मैंने मैथ्स स्टैट्स, तो मुझे नो हाउ थी उस टाइम चीजें, मेरा अच्छी ग्रिप थी, लेकिन काफी गैप आ गया है। शुड आई गो फॉर इट और नॉट? वसीम भाई जवाब देंगे। जी उमर का सवाल है ना जी। उमर बिल्कुल आपको जाना चाहिए ये, क्योंकि अगर आपने सारी चीज़ें की हुई हैं तो फिर हमारे लेक्चर्स का पर्पज़ ये है कि हमने आपको सारी चीज़ें वैसी जो जैसा कि जो रिक्वायरमेंट है CSS के लिए वो हमने आपको सिखानी है, ईच एंड एवरीथिंग। तो जब आपके जो लास्ट शाउर में या अनकॉन्शियस जितनी चीज़ें पड़ी हुई सारी आपके सरफेस्ड हो जाएंगी। आप इधर तो हमने वो बच्चों को भी करा दिया जिनका शौक था, उनका पीछे बैकग्राउंड नहीं था, आपने तो फिर किया हुआ है, आपकी तो कोई इशू नहीं होगा। ये आप इंशाल्लाह लेक्चर लें, स्टार्ट करें तो आपको खुद फील हो जाएगी ये वाली बात। ठीक हो गया सर। सर दूसरा क्वेश्चन सर मेरा ये था कि जो CSS के अंदर एक अप्लाइड मैथ्स हो गया और दूसरा स्टैट्स हो गया, प्योर मैथ्स तो मुश्किल है काफी, तो अगर आप PMS में मैथ्स की तरफ जाते हैं तो उसमें तो प्योर मैथ्स का कोई पार्ट नहीं है। प्योर मैथ है ना, उसमें पूरा एक 100 नंबर, ये समझ लें कि जो CSS का आपका सिलेबस है जो 100 का अप्लाइड और 100 का प्योर, ये उधर 200 का है मैथ्स। तो अगर आप उधर PMS के लिए जाते हो तो आप स्टैट्स के साथ जाओ, क्योंकि हम भी, मैंने और सर सुहेल ने, हमने स्टैट्स के साथ ही अभी PMS क्लियर किया होगा। तो इंशाल्लाह अगर आप, हाँ तो वो आपको कराएंगे, अगर आप लोगों का जो बच्चे हुए तो वो भी पूरा कोर्स कराएंगे। तो इन्हीं बुक्स को सिर्फ हमने 5 या 6 चैप्टर ज़्यादा करने हैं, यही बुक्स हैं, यही सारा कुछ है। और PMS में तो एग्जाम्पल्स आती हैं, CSS तो फिर वक्साई से सवाल लेता है, PMS में साथ एग्जाम्पल उठा के दे देता है। अच्छा सर, मतलब कि CSS में तो आप अप्लाइड मैथ्स और स्टैट्स के साथ चले जाओ, PMS में सिर्फ आप स्टैट्स के लिए जाओ। जी सिर्फ स्टैट्स के साथ जाओ और साथ आप अपनी पॉलिटिकल साइंस रखें। बाकी मजीद अगर आपको ज़रूरत हुई तो इंशाल्लाह हम अलग से डिस्कस कर लेंगे दूसरे सब्जेक्ट्स की। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वेलकम। जी हिफ्जा नियाज, आप पूछना चाह रही हैं सवाल कोई, क्योंकि आपने हैंड सबसे ऊपर रेज किया हुआ है। वालेकुम सलाम। मेरे बच्चे आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, शायद आपको इंटरनेट का इशू है। आवाज आ रही है? अब आई है। यस भाई का म्यूट नहीं हो रहा था। जी मेरा बच्चे आवाज नहीं आ रही है। मेरा क्वेश्चन ये था कि अप्लाइड मैथ, सर बोल तो रही हूँ, पता नहीं क्यों नहीं जा रही, इंटरनेट इशू होगा फिर। चले बोले अभी आप सर, आप CSS के बारे में, ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में गाइड कर सकते हैं? मैथ्स और स्टैट के साथ कौन से रखने चाहिए? अच्छा, इसके लिए मैथ स्टैट के साथ आपको कौन रखने चाहिए ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे। तो आई वुड रिकमेंड कि आप ये इंडिविजुअली हम में से किसी से डिस्कस कर लें। आप सेल्वी से रब्ता कर लें, वसीम भाई से कर लें, मेरे से कर लें, आपको ज़्यादा बेहतर हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। क्यों शाह साहब, ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल ठीक है। बाकी किसी एक से हमसे कांटेक्ट में आ जाए तो इंशाल्लाह हम इन्हीं के एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंगली हम इनके सब्जेक्ट्स फाइनल करा देंगे। हाँ, तो कर लेंगे। ठीक है बच्चे। और सर मैंने MS स्टैट मेरे लिए MS मैथमेटिक्स का मटर। ग्रेट। स्टैट तो मैंने पढ़ा हुआ नहीं था, एक सब्जेक्ट था MS में। देखिए आपकी समझ आ रही है, लेकिन अगर मैं प्योर को छोड़ दूं, आपकी आवाज कट रही है, लेकिन समझ आ गई है। आप इनबॉक्स पे मैसेज कर दें किसी को भी, तो आपसे इंडिविजुअल डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, आपके सारे आपके सब्जेक्ट में आपके इंटरेस्ट के हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। सेल्फी आपका शोर आ रहा है मेरा ख्याल है। ठीक है हिफ्जा, आप इंडिविजुअल। ओके 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 जी। ताहिर अब्बास साहब, आपका क्या सवाल है? सर जी सर मेरा सवाल ये था कि जो 7 वीक में पूरा कोर्स कवर होगा स्टैटिस्टिक और अप्लाइड मैथमेटिक्स का, और वीक में जो 4 क्लासेस होंगे, वो जो 4 क्लासेस होंगे वो स्टैटिस्टिक और मैथ के लिए डिवाइड होंगे? मिक्स्ड अप होंगी। ये आप शेड्यूल को देखिए ना, तो आपसे प्लान शेयर किया हुआ है।
तो इनमें अब मैथ स्टैट के थोड़े ज़्यादा लेक्चर हैं, तो नॉर्मली हर वीक में मिक्सअप चल रही होंगी ताकि आप बोर ना हो। अगर स्टैट का कोई मुश्किल चीज़ आई है तो हम मैथ की आसान साथ कर देंगे, अगर आसान की कोई उसकी मैथ की थोड़ी सी मुश्किल है तो स्टैट की आसान कोई उसका लेक्चर इस तरीके से हमने मैनेज किए हुए हैं। ठीक हो गया सर। ग्रेट जी। नताशा, निताशा आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर, वालेकुम जी जी यस जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि जो हम लोगों ने मैथ्स क्वेश्चंस करने हैं उनमें से हम लोगों ने कौन सा लीव करना है? फोरियर सीरीज इसमें नहीं है, इन्वॉल्व है इस पूरे सेशन के अंदर, फोरियर सीरीज एंड डायनम। मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया, आपकी आवाज मेरा थोड़ी। ये है जी जी मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जितने भी हम लोगों ने सेक्शंस हैं, ये टोटल 6 सेक्शंस हैं, ठीक है? इन 6 सेक्शंस में से कौन सा सेक्शन है जो चॉइस पे छोड़ा जाएगा इस पूरे पार्ट के अंदर? अकॉर्डिंग टू ओवर पॉलिसी हम स्टैटिक छोड़ेंगे और फोरियर सीरीज वाला छोड़ेंगे। अगर किसी बच्चे का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है वो इसको कर भी सकता है, समझ रही है? जी मैं समझ रही हूँ। मेरा ये है कि अगर समटाइम्स मैंने देखा है कि वो वेक्टर और स्टैटिक मिक्स करके भी क्वेश्चन बना रहा है। ओके, वेक्टर और स्टैटिक का मिक्स सैलरी बताएं। मैं इसमें बता दूं, जो वेक्टर का सवाल है हमारे पास वो 20 नंबर का पूरा आता है, वो स्टैटिक्स के अंदर वेक्टर का एक सवाल डाल देता है, ठीक है? वेक्टर को जो हमारा सवाल है वो पूरे का पूरा होगा, वेक्टर के अंदर वो स्टैट को नहीं डालता। वेक्टर 20 नंबर का अलग से देगा और जो स्टैटिक्स है उसके अंदर 10 नंबर का पोर्शन वेक्टर का वो डाल देगा। बेसिकली ये कहना ये चाह रहे हैं कि वो फिर वेक्टर 30 का हो जाता है, वेक्टर 20 का आता ही आता है, लेकिन वो क्योंकि स्टैटिक वाले में 10 का एक एक्स्ट्रा डाल देता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सवाल हम स्टैटिक वाला वैसे ही छोड़ रहे होते हैं, तो उसमें जो मर्जी आ जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा वेक्टर वाला इंटैक्ट रहता है 20 नंबर का पहला सवाल। ऑलराइट, थैंक यू। वेलकम जी। वजीर अली, मिस्टर वजीर अली। हेलो सर जी, आवाज आ रही है? जी खालिद साहब आ रही है आवाज। सर जी मेरा क्वेश्चन था ये कि हमारा जो अगला अटेम्प्ट है CSS 2022 का, हम फर्स्ट टाइम ये ऑप्ट कर रहा हूँ मैं ये मैथमेटिक्स, तो ये 4-5 मंथ में हो जाएगा ये मतलब इस पोटेंशियल सब्जेक्ट में से रखा हुआ है, हो जाएगा ये? वसीम भाई। जी वजीर अली साहब बिल्कुल हो जाएगा, डिपेंड करता है कि आप जॉब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, टाइम कितना है आपके पास, क्योंकि ये अगर तो आप 12 के 12 नए सब्जेक्ट्स ऐड करने वाले हैं तो टाइम तो है। सर मेरा 2020 का टाइम दिया हुआ है सारे मैंने बस। अच्छा फिर तो इश्यू कोई नहीं है भाई, ये तो आपको 7 हफ्ते में चला 7 हफ्ते में आपका ये पूरा कोर्स हम कवर करवाएंगे और ऐसे आपकी साथ प्रैक्टिस होती रहेगी इंशाल्लाह, जो कि 7 हफ्ते के बाद आपका अक्टूबर का एंड आ रहा होगा तो आपकी पूरी तैयारी होगी अप्लाइड मैथ और स्टार्ट की, इसमें तो कोई इशू नहीं है अगर आपके बाकी सब्जेक्ट तैयार हैं। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। शर्त ये है कि सारा जो काम देंगे वो करेंगे, तो मैटर ये करता है, सिर्फ लेक्चर लेने से मजा नहीं आता, प्रैक्टिस करने से। नहीं सर, इंशाल्लाह प्रैक्टिस भी करेंगे। ग्रेट थैंक यू जी। अनम नसीर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आई एम फ्रॉम एबटाबाद और मैंने आपसे ये क्वेश्चन करना है कि मैंने FSC के बाद मैथ्स नहीं पढ़ा, मेरा सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स है और मैंने उसी में BS किया है और मैंने 2021 के अटेम्प्ट दिया, उसमें मैंने IR चूज किया था, 9 से ही हूँ मैं। अब मैं ये चाह रही हूँ कि मैं स्टैटिस्टिक्स को ऑप्ट करूँ क्योंकि मैं लेक्चरशिप के लिए भी जाना चाह रही हूँ करेंटली, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अगर मेरा FSC के बाद मैंने मैथ्स नहीं पढ़ा तो क्या मैं अप्लाइड मैथ चूज कर सकती हूँ? वसीम भाई बताएंगे। जी आप बिल्कुल चूज़ कर सकती हैं, क्योंकि इसमें जो भी सर सुहेल ने बात भी की थी कि अगर आपने इंटीग्रेशन और जो डिफरेंशिएशन जो बेसिक्स जो आपको याद होगा चैप्टर्स 2 दिए होते थे FSC में, अगर आपको वो आती थी तब अगर आपको शुरू हुआ था तो फिर आगे तो सिर्फ उनकी थोड़ी सी एक्सटेंशन है। न्यूमेरिकल एनालिसिस वाला 40 नंबर का पार्ट तो बहुत ही आसान है, वेक्टर आपने वैसे FSC की फिजिक्स में भी पढ़ा होता है, वो भी कोई इशू नहीं है। आज एक इशू आएगा
जो आपकी फर्स्ट आर्डर यानी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो भी इंशाल्लाह, मेरा नहीं ख्याल, अगर आपने एफएससी में पढ़ा, अगर आप स्टैट के साथ रही हैं तो मेरा नहीं ख्याल है कि आपको कोई इशू आने वाला है। थोड़ी सी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन इशू नहीं आएगा कोई। ठीक है सर, थैंक यू। ग्रेट जी। खालिद सईद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि मैंने ना स्टार्ट करनी है आपसे एक सिंगल सब्जेक्ट, तो जो अप्लाइड मैथ है वो मैंने तकरीबन ना सारे वो वेक्टर वाला पोर्शन और डिफरेंशियल इक्वेशन और क्या कहते हैं न्यूमेरिकल वाला वो तकरीबन कवर कर लिया था। तो सर ने बताया था कि एक वो डायनेमिक्स वाला जो पोर्शन है जी, उसमें से भी 20 नंबर का क्वेश्चन आना है। तो अगर उसकी सर ने बताया था अगर आप स्टार्ट पढ़ेंगे तो उस एक पोर्शन की आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे, तो वो हो सकता है या मुझे नए सिरे से अप्लाइड मैथ भी पढ़नी पड़ेगी? जी वसीम भी बताएं। जी सर, इन्हें दे देंगे, क्यों नहीं देंगे इन्हें, बिल्कुल, इसमें क्या मसला है। इजी हो जाए। हाँ, दे देंगे। तो सर एक और क्वेश्चन पूछना था सर। बाकी सब्जेक्ट के तो हम शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं एट द एंड ऑफ डे, जब हमने पेपर में जाना होता है तो वो रिवीजन करते हैं, तो इसका क्या प्रोसेस होगा बताएं जी। जी इसके हम आपसे अपने नोट्स जो हमने बनाए हुए हैं, अपने नोट्स वो ज़रूर शेयर करेंगे। अगर आप, मेरा ख्याल है वो आप लोगों के लिए बड़े काफ़ी होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगा कि इसमें एडिशन डिलीशन करनी है तो आप अपने एंड पे कर सकते हैं। नोट्स हमने हर चीज़ के बनाए हुए हैं और हम हर लेक्चर के साथ अपने नोट्स आपके साथ शेयर किया करेंगे, और वो इंशाल्लाह मोर देन एनफ होंगे आपके लिए। ठीक है, थैंक यू सर, शुक्रिया। यू आर वेलकम सर। जी इम्जा नईम। सर वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह अभी आपने कंपैरिजन किया है स्टैटिस्टिक्स और अप्लाइड मैथ्स के स्कोर को आईआर के स्कोर के साथ, तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे आईआर में भी इंटरेस्ट है एंड अप्लाइड मैथ्स स्टैट्स, वैसे मेरा बैकग्राउंड ही इंजीनियरिंग का है, तो सर इज इट नॉट अ गुड आइडिया अगर मैं दोनों को रखूं? मैं बताता हूँ इसका जवाब आपको। जो भी 200 नंबर का सब्जेक्ट होता है ना, इट डिमांड्स मोर एफर्ट्स देन 2 सब्जेक्ट्स इंडिविजुअल 100 नंबर के से। अगर आप में आईआर आपने ऑलरेडी किया हुआ है, आपको इंटरेस्ट भी है, आपको मजा भी आता है, आपको इशू नहीं है, आप दोनों रख सकते हैं। मलिहा इसरार 2016 की टॉपर, उसने फिजिक्स भी रखा हुआ था और आईआर भी रखा हुआ था। उसके फिजिक्स में कम नंबर आ गए थे, आईआर में मेरे हाल रीजनेबल आ गए थे। 112 थे फिजिक्स में, कम आए थे, तो बाकी मेरे हाल उसके 130 थे शायद या 140 थे। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपकी नेचर कैसी है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका ज़ौक क्या है, समझ नहीं है। तो इसमें कोई बार नहीं है, ना ही कोई इशू है। वैसे इसलिए कहते हैं कि 200 नंबर के 2 सब्जेक्ट ना आप करें, क्योंकि एफर्ट आपको ज्यादा पुट अप करनी पड़ जाती है, इसलिए। जी सर, लेकिन सर मेरा आईआर का कोई बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, लेकिन मुझे उसके जो कंटेंट्स है सिलेबस के, उसको देख के आई फील लाइक इट्स इंटरेस्टिंग। तो आतिफ साहब मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। जी जी जी। ठीक है, आईआर की निस्बत अगर मैडम पॉलिटिकल साइंस के साथ जाती है वो ज़्यादा वायबल ऑप्शन है, क्योंकि आईआर में आप देखिए हर दूसरे साल जो है बच्चों के स्कोर 80s में आ रहे होते हैं, 2 आउट ऑफ 200। ठीक है, मैक्सिमम कोई बच्चा जाता है 100 एंड 110। तो इसकी निस्बत बेहतर है कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस के साथ जाए, अगर आप बहुत भी नीचे आएंगे तो आप 130 125 इतने नंबर आप ले लेंगे इजीली। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आईआर की निस्बत जो है आप ऑल साइंस के साथ जाएं। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सर। वेलकम जी। खतीजा खान। सर मैंने ये पूछना था कि ना मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट है और मैंने अभी तक सारे सब्जेक्ट सेलेक्ट भी नहीं किए हैं, तो आप मेरी भी हेल्प कर देंगे प्लीज़? जी वसीम भाई। जी मैडम, डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। आप कल दिन में जब आपको मुनासिब लगे आप हमसे कांटेक्ट कर लें किसी एक से, तो आपको इंडिविजुअली आपके अकॉर्डिंगली सारे इंशाल्लाह आपके सब्जेक्ट्स हम जो ऑप्शनल है वो फाइनलाइज करवा देंगे। जी सर, थैंक यू। जी वेलकम। जी इफ्रा रुबाब। जी इफ्रा।
अस्सलाम वालेकुम सर मैंने अभी बहुत लेट मीटिंग ज्वाइन की है, थोड़ा सा रीज़न था। तो सर मुझे ना अप्लाइड और प्योर दोनों रखी हुई है, क्योंकि मुझे पता है स्टैट है ना मैं नहीं कर पाऊँगी। है इजी, मैंने पढ़ी हुई है, ये नहीं है कि मुझसे होगी नहीं, मतलब लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं इसको मतलब दिल से नहीं कर पाऊँगी। फिर मैं प्योर इसलिए किया कि मुझे पता है कि इसको मैं अगर करना चाहूँ ना तो मैं इसे अच्छे तरीके से कर लूँगी। सर आपने अप्लाइड की बात की ना, तो अप्लाइड में जो 4 ईयर सीरीज़ वाले जो है, मैं उसके बारे में पूछना था, अगर कोई एक्स्ट्रा करना चाहता है इन सब टॉपिक्स को, तो उसके बारे में नोट्स मिल सकते हैं और प्रॉपर गाइडेंस मिल सकती है? जी सहेल भाई, वसीम भाई बताएं। जी मैडम ये जो पार्शियल 4 ईयर सीरीज है, ये बेसिकली जो डॉक्टर नवाजिश की बुक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसके अंदर है। ये फिर आपको पूरा पोर्शन करना पड़ेगा, उसके अंदर एक सवाल आपको 4 ईयर सीरीज से आता है, वो 3-4 एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और साथ सेकंड नंबर पे उसके अंदर जो है हमारे पास हीट इक्वेशंस है, ठीक है। ये आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक है डॉक्टर नवाजिश अली की, आप उससे करें। अगर उधर आपको कहीं पे कोई मसला हो, कोई चीज़ पूछनी हो, तो वो हम बता दें। यस सर, हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा हुआ है, इसका हीट इक्वेशंस भी पढ़ी हुई है, लेकिन आई थिंक इसके क्वेश्चन हमने इतने नहीं किए, मतलब एक आध क्वेश्चन या कुछ इस तरह करके, लेकिन हीट इक्वेशन के क्वेश्चन हमने प्रॉपर नहीं किए हुए। देखिए इफ्रा, बात ये है कि देखिए अगर हम ये 6 सेक्शन को डील कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो बाकी दोनों हैं वो कोई मुश्किल या कोई बहुत आउट ऑफ द वे कोई ऐसे नहीं है जो क्रैकेबल नहीं है। सादा सी बात है, अकॉर्डिंग टू ओवर इंटरेस्ट जो हमने बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाया, हमने ये बनाया। अगर आप में से कोई एक बच्चा उठता है, वो कहता है जी मुझे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, आई कैन मैनेज इट, हम बेस्ट पॉसिबल गाइड जरूर करेंगे, लेकिन हम उस पे उस तरह से रिगरसली उसमें से गुजरे नहीं हुए, लेकिन एनालिसिस करने में पास पेपर को देख के आपकी जो इनपुट आपको चाहिए होगी हम अवेलेबल होंगे। बात समझ आ गई है? सर स्वीबिस कहते हैं लोग ना, मुझे अब मैंने प्योर रखी है तो लोग कहते हैं कि ना इसमें नंबर ज़्यादा नहीं आते, क्या फिर मुझे स्टैट की तरफ करना चाहिए या मैं प्योर जो मेरा डिसीजन है वही फिर लेके चलूं? देखिए इफ्रा, जैसे हमने भी आपको सामने सारा एनालिसिस करके दिया ना, पास पेपर निकाल के कोर्स आउटलाइन सामने रख के, अगर तो आप इंडिपेंडेंटली अपने ओन पे टॉपिक्स को देख के पास पेपर से सारी चीजें देख के एनालिसिस करके आप कॉन्फिडेंट इनफ हो जाती हैं कि यस इन्हीं में से आता है, बुक को देख के कि मैं कर सकती हूँ अकेली, तो बिल्कुल कर लें, कोई इसमें इश्यू नहीं है। अगर आपको लगता है ना कि नहीं यार ये तो पता नहीं किधर से आया, किधर से समझ ही नहीं आ रही, मतलब अगर ये मामला ठीक नहीं चल रहे, तो आप स्टार्ट कर ले। ये है, ये आपका डिसीजन है, आप पे थोपा नहीं जा सकता। और आतिफ साहब, मैं भी इधर थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। अगर हम स्टैट की और इसके प्योर मैथ के सब्जेक्ट को कंपेयर करें ना, तो जो उसका सब्जेक्ट है हमारे पास प्योर मैथ, उस तरह थोड़ा सा ज़्यादा कम्प्लेक्स है, उसके अंदर चीज़ें, उसका सिलेबस भी ज़्यादा है बनस्बत इसके कि स्टैट में सीधी सीधी चीज़ें हैं, इसलिए लोग जो है वो अप्लाइड मैथ और स्टैट को ज़्यादा चूज करते हैं। आपको प्योर मैथ के बहुत कम स्टूडेंट्स मिलेंगे मार्केट में, और इसके नंबर भी जो है वो कम आते हैं, इसकी यही वजह सिंपल है। प्योर का ना सिलेबस देखा है, आई थिंक उसका जस्ट 1 चैप्टर या 1 जो टॉपिक है ना, उसके अलावा जितने भी मोस्टली है ना वो हमें बहुत अच्छे तरीके से करवाए गए हैं। मुझे श्योर है कि मैं ग्रुप रिंग और जो है कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, और भी 2-3 जो बीच में है एनालिटिकल ज्योमेट्री बहुत अच्छी तरह से मुझे आते हैं, तो मैं इनको बहुत अच्छी तरह से कर सकती हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस है इस पे, इसलिए मैं कह रही थी अगर आपको कॉन्फिडेंस है, सेल भाई एक मिनट, अगर आपको कॉन्फिडेंस है, आपका पहला टास्क ये है पास पेपर देखें, पास पेपर देख के क्वेश्चन देखें, क्या वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकती हैं नहीं कर सकती। 2016 से लेके 2021 तक के सारे पेपर निकालें, फिर देखें कि आपके रेलिवेंट जहाँ जहाँ से आपने पढ़ा हुआ है, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कर लूंगी, मुझे किसी की हेल्प की भी जरूरत नहीं है, मुझे अंडरस्टैंडेबल है, एवरीथिंग इज अंडरस्टैंडेबल, अगर आपका ये एटीट्यूड बनता है कि आप उसको रेलिवेंट बुक्स निकाल लेती हैं, उसमें से टैली कर लेती हैं, कैसे सवाल आते हैं, किधर से आते हैं, अगर ये सारा प्रोसेस आप कर लेती हैं और आपको इजी लगता है, तो आप जरूर कर लें, नो इशू। देखिए हर बंदे का इंटरेस्ट डिफरेंट है, हम तो वो उसको अपने हिसाब से, अगर ये कॉन्फिडेंस की बात है, जिसको जिसमें कॉन्फिडेंस हो।
सर मैंने ना सबसे पहले पास्ट पेपर ही निकाल के देखे थे इसके प्योर के ना, मुझे पहले नहीं पता था कि ना इसमें से ग्रुप 2 में से अगर आपने मैथ का एक चूज़ करना है तो आपको दूसरा भी चूज़ करना पड़ेगा 200 कंप्लीट करने के लिए ना। तो मैंने सब उस वक्त अप्लाइड नहीं रखा था, मैं जब प्योर ही रखा था। अप्लाइड से ज़्यादा मुझे प्योर के जो मैंने पास्ट के पेपर देखे हैं ना ज़्यादा ईजी लग रहे थे कि मैं ज़्यादा आसानी से ये कर सकती हूँ। ठीक है, फिर कुछ को करें अल्लाह का नाम लेके, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। आप करें उसको, साथ अप्लाइड रख लें, साथ प्योर रख लें, ऑल ओके, नो इशू। ठीक है सर, थैंक यू। जी सनाउल, आपका और क्वेश्चन है कोई? आपका हैंड रेज है। जी सर, मैंने तो बस यही पूछा था कि मैंने आज ही आपका जो है ना ग्रुप ज्वाइन किया था व्हाट्सएप का, तो मुझे फीस वगैरह का अगर थोड़ा बता दें क्या है। 15,000 फी है दोनों सब्जेक्ट की। आपने राब्ता करना है कोऑर्डिनेटर, उनके मैसेज दोबारा आ जाएगा। इसके बाद आपने उनके साथ सारी डिस्कशन कर ले, वो आपको प्रोसीजर बता देगी कैसे फीस सबमिट करनी है, कैसे रजिस्ट्रेशन होनी है। वो सारा वो ग्रुप वही बना रही होंगी। जो लोग रजिस्टर हो जाएंगे, फी पे कर देंगे, वो सेपरेट ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। आगे वाली सारी कन्वर्सेशन सेपरेट ग्रुप में जा रही होगी, चल रही होगी। ठीक है, ठीक है। बस अब मैंने एक लास्ट चीज़ ये पूछनी थी, इस जो अपना पूरा आपने जो है कोर्स डिज़ाइन किया है, इसके अंदर असाइनमेंट्स और मॉक एग्जाम्स भी होंगे? मैं वो अभी मैंने स्टार्ट में बोला था कि हमने इसमें मॉक एग्जाम लिखना भूल गए हैं। मॉक एग्जाम हमने लिखा नहीं है, लेकिन असाइनमेंट तो हर लेक्चर के बाद आपको असाइनमेंट मिल रही होगी, हर लेक्चर के बाद। मतलब आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे कि ये क्वेश्चन है, इन्हीं में से पेपर में आने हैं, ये भी सारे अटेम्प्ट कर लो। उसमें कोई इशू आता है, ग्रुप बना होगा, उस ग्रुप में आप पोस्ट करें, डिस्कशन चलती रहेगी, आपको उसी वक्त उसकी हेल्प मिलेगी। मतलब जब भी हम में से कोई अवेलेबल होगा आपको फैसिलिटेट करेगा ग्रुप अच्छा में। सर, एक मैंने चीज़ और पूछनी थी कि इसके अंदर जो इसके वो थे पास्ट पेपर्स की थी प्रैक्टिस, वो 16 ऑनवर्ड्स ही करनी चाहिए या फिर तकरीबन पिछले 8-10 साल के पेपर? नहीं, 16 ऑनवर्ड ही करनी चाहिए, क्योंकि 16 में सिलेबस चेंज हुआ था ना। उससे पहले 200 नंबर के ये सब्जेक्ट होते थे, तो इसलिए पहले की बेस पे कोई डिसीजन लेना वो इररेलेवेंट हो जाएगा। पहले ये 200 नंबर के थे, अब 100 के हो गए हैं, तो सिलेबस कम हुआ है या चेंज हुआ है। तो इसलिए 16 से आगे भी ठीक ठाक 7 साल के पेपर हैं यार, मोर देन 5-6 साल के, मोर देन इनफ है उसको देखने के लिए। ठीक, थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम। इज देयर एनी क्वेश्चन? नो, मेरा ख्याल है सर सारी क्वेरीज हो गई हैं रिजॉल्व, तो चलें वाइंड अप करने की तरफ आए। ठीक है बच्चों, अब ऐसा है कि आपको सारे सवालों के इंडिविजुअल सेशन भी हो गए हैं, ओरिएंटेशन भी हो गई है, हमने सारी चीज़ें आपको कर दी हैं। अब जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें, आगे की सारी कम्युनिकेशन आगे हम उस ग्रुप में चलेंगी। जो किसी को इशू है, मसला है, वो डिस्कस कर ले और अल्लाह खैर करे। और इंशाल्लाह आपकी नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह कल ही होगी। हम देखते हैं, इंशाल्लाह कल हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड एज वेल। ठीक है सर, एंड करें क्लास? जी एंड करें सर। हाफिज, बाय बाय। अल्लाह हाफिज सर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।